चाहे कितने ही किरदार आ जाएं बीच में, चाहे कितने ही किरदार आ जाएं बीच में, पर जो किस्सा शुरू हमने किया था उसकी कहानी भी खत्म हम ही करेंगे। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। माइंड मैप सीरीज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत। मैं हूं आपका ऋतिक सर और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं फिजिकल केमिस्ट्री का बांग्लादेश सरफेस केमिस्ट्री। बांग्लादेश मतलब ये वो चैप्टर है जो पिछले 4-5 सालों से बांग्लादेश बना हुआ है, बच्चों की रैंक्स में उलटफेर कर रहा है। कभी इससे 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी इससे 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, एक क्वेश्चन तो हर साल आ ही आ रहा है। 2014-15 तक इससे क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा था कोई, लेकिन पिछले 5-6 सालों में ये चैप्टर अचानक से जागा है। एनटीए वालों को अचानक से इस चैप्टर में इंटरेस्ट जाग गया है। इसलिए आज हम माइंड मैप डिस्कस करेंगे सरफेस केमिस्ट्री का। ये माइंड मैप केवल माइंड मैप नहीं है, ये एक तरह से एक छोटा सा वन शॉट भी है। इस माइंड मैप में मैं आपको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो छोटी छोटी बताऊंगा, क्योंकि जब सरफेस केमिस्ट्री के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मेरे गए थे तो बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा था कि सर हमें क्या इसमें सब कुछ लिखना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, क्या ऐसा है जो हम लिख लें, क्या ऐसा है जो हम छोड़ दें। तो आज मैं आपके लिए सब टेबल वगैरह बना के लाया हूं, सारी की सारी टेबल्स बनी हुई हैं। जो भी चीजें पिछले सालों में पूछे गए हैं, जो भी एग्जाम्पल्स डिफरेंट केसेस के पूछे गए हैं, वो मैं सारे के सारे आज कवर करने वाला हूं इसके अंदर। ठीक है, तो सारे के सारे कंसेप्ट्स होंगे, सारे के सारे एग्जाम्पल्स होंगे, सारे के सारे जो भी चीजें इसमें पूछी गई हैं वो सारी की सारी आपको मिल जाएंगी इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो दिस लेक्चर विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर द रिवीजन ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री बेसिकली केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो उन फिनोमेनन से डील करती है जो कि सरफेस पर होते हैं। ठीक है ना। अब सरफेस पर होने वाले जो फिनोमेनन होते हैं उसमें हम 2 फिनोमेनन या 3 फिनोमेनन की बेसिकली बात करते हैं। इसमें से मेजरली हम लोग 2 फिनोमेनन की बात इस चैप्टर के अंदर करते हैं। सरफेस केमिस्ट्री जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर बेसिकली बात करता है आपसे उन फिनोमेनन्स की जो कि सरफेस पर होते हैं, किसी सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर होते हैं, बल्क में नहीं, उसके सरफेस के ऊपर होते हैं। तो सरफेस केमिस्ट्री जो होता है इसके अंदर 2 चीजें आती हैं। एक तो आता है एडसॉर्प्शन और एक आता है कोलॉइडल सॉल्यूशंस। ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशन। इसका एक तीसरा पार्ट और भी है, वो है कैटालिस्ट। लेकिन कैटालिस्ट जो है वो आप क्योंकि बाकी की केमिस्ट्री में आराम से पढ़ लेते हैं, प्लस बॉटनी में आप एंजाइम कैटालिस्ट पढ़ लेते हैं, इसलिए हम कैटालिस्ट को यहां पर डील नहीं करेंगे। हम लोग जो बेसिकली बात करेंगे वो एडसॉर्प्शन की करेंगे और कोलॉइडल सॉल्यूशंस की करेंगे। ठीक है, एडसॉर्प्शन के अंदर हमें क्या करना होता है, एडसॉर्प्शन के अंदर हमें डेफिनेशन देखनी होती है एडसॉर्प्शन की। जो चीजें हम देखने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं। डेफिनेशन देखेंगे एडसॉर्प्शन की, उसके बाद देखेंगे एडसॉर्प्शन होता कैसे है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन की, कितने टाइप का एडसॉर्प्शन होता है, टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन की, कितने टाइप्स का एडसॉर्प्शन होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एडसॉर्प्शन, कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं। और फैक्टर्स अफेक्टिंग के बाद हम लोग देखेंगे फाइनली एप्लीकेशंस। एडसॉर्प्शन में हमें ये पढ़ना है, एडसॉर्प्शन में हमें ये पढ़ना है। ये 5-6 पॉइंट्स हैं जो हमें स्टडी करने हैं। ये 5-6 पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, जो मैं आपको बताऊंगा, जिनके बारे में मैं आपसे डिस्कस आऊंगा। इधर अगर मैं कोलॉइड्स की बात करूं तो टाइप्स और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में 3 तरह की प्रॉपर्टीज मेजरली हम लोग पढ़ेंगे, ऑप्टिकल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल पढ़ेंगे और चार्ज पढ़ेंगे। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कोआगुलेशन, और कोआगुलेशन के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा एप्लीकेशंस। इस तरीके से ये चैप्टर जो है ये कवर होगा। इतनी बातें मैं आपसे लगभग 90 मिनट में करूंगा। अगले 90 मिनट मैं लगभग ये सारी बातें आपसे करूंगा। इन सारी बातों में मैं आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ ऑल द थिंग्स बताऊंगा, सारे के सारे कंसेप्ट्स बताऊंगा, सारी की सारी चीजें बताऊंगा, जितना मैं आपको बता सकता हूं माइंड मैप में उतना।
चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट है एडजॉर्प्शन का। एडजॉर्प्शन क्या होता है? एडजॉर्प्शन होता है डिपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन सरफेस ऑफ अदर सब्सटेंस। अगर कोई सब्सटेंस है और वो इस सब्सटेंस के केवल सरफेस पर डिपॉजिट हो जाए, सरफेस पर डिपॉजिट हो जाए, तो इसे हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, कोई सब्सटेंस इसके सरफेस पर केवल डिपॉजिट हो जाए तो इसे हम लोग एडजॉर्प्शन कहते हैं। ठीक, एडजॉर्प्शन जो होता है, एडजॉर्प्शन जैसे आप लोग ब्रेड पे बटर लगाते हैं, एडजॉर्प्शन है। चेहरे पर क्रीम लगाते हैं, एडजॉर्प्शन है। स्किन पर डीओ लगाते हैं, एडजॉर्प्शन है। जितना भी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है सारा का सारा एडजॉर्प्शन पे काम करता है। ठीक है ना, जितना भी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है ऑल वर्क्स ऑन एडजॉर्प्शन। और चौक को इंक में डुबोते हैं, चौक बाहर से नीले रंग की हो जाती है, अंदर से तोड़ते हैं तो वो सफेद रंग की होती है। ये भी एडजॉर्प्शन का ही एग्जाम्पल है। एडजॉर्प्शन में बच्चों क्या होता है? एडजॉर्प्शन में दो चीजें होती हैं। एक चीज तो वो होती है जो अपना सरफेस प्रोवाइड करती है, इसे बोलते हैं हम लोग एडजॉर्बेंट। एक चीज तो वो होती है जो अपना सरफेस प्रोवाइड करती है, इसे बोलते हैं एडजॉर्बेंट। और एक चीज वो होती है जिसका एडजॉर्प्शन होता है, उसे बोलते हैं एडजॉर्बेट। ठीक है, एडजॉर्बेंट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। गैसेस कैन नेवर बी एडजॉर्बेंट बिकॉज गैसेस डू नॉट हैव देयर ओन सरफेस। एडजॉर्बेट बेसिकली सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। एडजॉर्बेट बेसिकली क्या हो सकता है? सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। क्लियर है मेरी बात? आपको इस चैप्टर में सॉलिड के ऊपर गैसेस का एडजॉर्प्शन पढ़ना है, सॉलिड के ऊपर गैसेस का एडजॉर्प्शन पढ़ना है। ठीक है ना, सॉलिड के ऊपर आप लोग गैसेस का एडजॉर्प्शन पढ़ेंगे। ये आप लोगों को पढ़ना है कि सॉलिड के सरफेस पर गैसेस कैसे एडजॉर्ब होती हैं। एडजॉर्प्शन के साथ साथ एक चीज होती है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन क्या होता है? अब्जॉर्प्शन में क्या होता है? अब्जॉर्प्शन में सब्सटेंस जो होता है, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पर भी डिपॉजिट होता है और अंदर भी चला जाता है। मतलब इसमें क्या होता है? इसमें अंदर चला जाता है। इस तरीके से एक सब्सटेंस जो होता है वो दूसरे सब्सटेंस की डेप्थ में जाके यूनिफॉर्मली डिपॉजिट हो जाता है, इसे बोलते हैं अब्जॉर्प्शन। एक सब्सटेंस जो होता है वो दूसरे सब्सटेंस की डेप्थ में जाके यूनिफॉर्मली डिपॉजिट हो जाता है, इसे बोलते हैं एडजॉर्प्शन। यहां पर ये सरफेस पर डिपॉजिट हुआ है, इसे बोलते हैं अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में अंतर देखिए। एडजॉर्प्शन बेसिकली सरफेस पर हायर कंसेंट्रेशन कैरी करता है, लेकिन डेप्थ में इसकी कंसेंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो होती है। अब्जॉर्प्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, पूरी डेप्थ के अंदर सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, और सरफेस पर जगह जो होती है वो लिमिटेड होती है। सरफेस पर जगह लिमिटेड होती है, तो लिमिटेड जगह की वजह से शुरुआत में एडजॉर्प्शन तेजी से होता है। जब पूरा का पूरा सरफेस खाली होता है, शुरुआत में एडजॉर्प्शन तेजी से होता है। जैसे जैसे एडजॉर्प्शन होता चला जाता है, जगह बढ़ती चली जाती है, और जैसे जैसे जगह बढ़ती चली जाती है, एडजॉर्प्शन भी स्लोअर होता चला जाता है। अब्जॉर्प्शन यूनिफॉर्म रेट से होता है। आप पानी में कपड़ा डुबोइए, कपड़ा आराम से गीला होगा, गीला होने के बाद पानी उसके अंदर आराम से अब्जॉर्ब हो जाएगा, यूनिफॉर्म रेट से अब्जॉर्ब होगा। अब्जॉर्प्शन सरफेस फिनोमेनन, एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेनन होता है, अब्जॉर्प्शन एक बल्क फिनोमेनन होता है। एडजॉर्प्शन तेजी से होता है, अब्जॉर्प्शन धीरे धीरे होता है। ठीक है ना, पानी में रुमाल को डुबोइए और निकाल लीजिए, पानी का केवल एडजॉर्प्शन होगा। आप रुमाल को काट के देखेंगे, अंदर से धागे सूखे हुए होंगे। रुमाल को पानी में डिप करके कुछ घंटे के लिए छोड़ दीजिए, अंदर तक धागे भी गीले हो जाएंगे। ये अब्जॉर्प्शन है। ये क्या है? अब्जॉर्प्शन है। तो एडजॉर्प्शन जो होता है वो तेजी से होता है, अब्जॉर्प्शन जो होता है वो धीरे धीरे होता है। ठीक है, ये अंतर होता है एडजॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन। कई बार क्या होता है एडजॉर्प्शन और, अगर मैं बात करूं आपसे, तो कई बार क्या होता है, कई बार एडजॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन एक साथ हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, एडजॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन एक साथ हो जाते हैं। जैसे हलवाई क्या करता है, जलेबी बनाता है, जलेबी बनाने के बाद वो जलेबी को चाशनी में डिप करता है, तो चाशनी जलेबी के अंदर भी चली जाती है, चाशनी जलेबी के अंदर भी चली जाती है, और चाशनी जलेबी के बाहर भी इकट्ठी हो जाती है। ऊपर भी मीठा मीठा होता है, अगर आप उस चाशनी को चाटेंगे तो आपको मीठा मीठा महसूस होगा, और अगर आप जलेबी को तोड़ के खाएंगे तो आपको अंदर भी मीठा मीठा महसूस होगा। इस फिनोमेनन को हम ना तो एडजॉर्प्शन कहते हैं और ना ही अब्जॉर्प्शन कहते हैं। इस फिनोमेनन को हम लोग सॉप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं सॉप्शन। दिस फिनोमेनन इज नोन एज सॉप्शन। ठीक है, इसको सॉप्शन बोला जाता है। ओके, तो तीन तरह के फिनोमेनन होते हैं, एडजॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन और सॉप्शन। ठीक है, जनरली जो हमारे आसपास नेचर में होता है वो सॉप्शन होता है। जनरली जो हम अपने आसपास देखते हैं वो सॉप्शन होता है। ठीक है, प्योर एडजॉर्प्शन, प्योर अब्जॉर्प्शन इम्पॉसिबल है। जनरली सॉप्शन होता है। कोई भी चीज जब डेप्थ में जाती है, सरफेस के थ्रू होती हुई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन की। एड्सॉर्प्शन होता कैसे? देखिए, हम सॉलिड की बात कर रहे हैं। सॉलिड के अंदर, सॉलिड में क्या है? सॉलिड के सरफेस पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। सॉलिड के सरफेस पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। सॉलिड के बल्क में भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये जो सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स को हर तरफ से नेबरिंग मॉलिक्यूल्स ने घेरा हुआ है, और नेबरिंग मॉलिक्यूल से घिरे होने की वजह से इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर नेट फोर्स जो है वो 0 है। देखिए, मैं लेट मी कंप्लीट माय डायग्राम फर्स्ट। ये देखिए, चलता जा रहा है। ये जो मॉलिक्यूल बीच में बैठा है, इसको यहां से भी अट्रैक्शन मिल रहा है, यहां से भी मिल रहा है, यहां से भी मिल रहा है, यहां से भी मिल रहा है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है? 0 है। इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है? 0 है। लेकिन जो अपर लेयर में मॉलिक्यूल बैठा है, सबसे टॉप सरफेस पर जो मॉलिक्यूल बैठा है, इसको इधर से फोर्स मिल रहा है, इधर से फोर्स मिल रहा है, इधर से फोर्स मिल रहा है, लेकिन इधर से कोई फोर्स नहीं मिल रहा। इसे बोलते हैं हम लोग बेटा रेजिडुअल वैलेंसी। इसको क्या बोलते हैं? रेजिडुअल वैलेंसी। रेजिडुअल वैलेंसी बोलते हैं इसको। जो खाली जगह होती है उसको बोलते हैं अपन लोग रेजिडुअल वैलेंसी। ठीक है, अब होगा क्या? इसको अपनी रेजिडुअल वैलेंसी की वजह से अनस्टेबल है, क्योंकि इसके ऊपर एफ नेट 0 नहीं है। नेट फोर्स 0 ना होने की वजह से ये अनस्टेबल है, क्योंकि अगर फोर्स 0 नहीं है तो इसकी एनर्जी 0 नहीं है, और अगर एनर्जी 0 नहीं है तो हाईली स्टेबल नहीं है। तो इसको कुछ करना पड़ेगा अपनी एनर्जी को 0 करने के लिए। जो एनर्जी इसके पास है उस एनर्जी को हटाने के लिए इसे कुछ करना पड़ेगा। अगर ये लिक्विड का मॉलिक्यूल होता, सरफेस टेंशन क्रिएट कर लेता। अगर ये लिक्विड का मॉलिक्यूल होता, सरफेस टेंशन क्रिएट कर लेता, लेकिन लिक्विड का मॉलिक्यूल ये है नहीं। ये तो सॉलिड का मॉलिक्यूल अपनी जगह से हिल नहीं सकता। तो ये क्या करेगा? ये अपने आसपास देखेगा और अपने आसपास जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इनको अपने ऊपर बिठा लेगा, इनके साथ ये बॉन्डिंग कर लेगा। उनके साथ जैसे ही बॉन्डिंग होगी, ये गैस का मॉलिक्यूल है जो इसके आसपास पाई जा रही है, तो इनके साथ जैसे ही इसकी बॉन्डिंग होगी, बॉन्डिंग होते ही नया बॉन्ड बनेगा। नया बॉन्ड बनते ही अपनी एनर्जी रिलीज कर देगा। तो ड्यू टू बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी इज रिलीज्ड। ड्यू टू बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी क्योंकि रिलीज हो रही है तो डेल्टा एच हो गया नेगेटिव। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल जो है पहले फ्री था, अब सरफेस पर बाउंड हो गया। सरफेस पर बाउंड हो गया तो डेल्टा एस गैस इज ऑल्सो नेगेटिव। डेल्टा एस गैस जो है वो भी नेगेटिव है। गैस के मॉलिक्यूल की एंट्रोपी घट गई। अगर आप गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से देखेंगे, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये ओवरऑल टर्म पॉजिटिव है, क्योंकि ये डेल्टा एस नेगेटिव है। तो ये ब्रैकेट का ओवरऑल टर्म कैसा है? ये पॉजिटिव है। ये ब्रैकेट का ओवरऑल टर्म कैसा है? ये पॉजिटिव है। ठीक है ना? तो इसको जिताने के लिए आपको टेम्परेचर को लोअर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसको जिताना क्यों है? क्योंकि आपको डेल्टा जी को नेगेटिव करना है। तो फेवरेबल एट लो टेम्परेचर। ठीक है, ये जो होता है ये फेवरेबल होता है लो टेम्परेचर के ऊपर। ये फेवरेबल होता है किसके ऊपर? ये फेवरेबल होता है लो टेम्परेचर के ऊपर। इसलिए जब आप सॉलिड और गैस की बात करते हैं तो ठंडे में एड्सॉर्प्शन होता है। जब टेम्परेचर कम होता है तो एड्सॉर्प्शन होता है। एड्सॉर्प्शन को हम लोग शो करते हैं सॉलिड स्लैश गैस। स्लैश का मतलब सॉलिड ने गैस को एड्सॉर्ब कर लिया। इस फिनोमेनन को हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन एट लो टी। और हाई टेम्परेचर पे क्या होता है? हाई टेम्परेचर पे गैस इसको छोड़ छोड़ के भागने लगती है। हाई टेम्परेचर पे क्या होता है? गैस इसको छोड़ छोड़ के भागने लगती है। इसे कहते हैं डिसॉर्प्शन। तो जो बैकवर्ड प्रोसेस है इसका नाम है डिसॉर्प्शन, जहां पर गैस सॉलिड को छोड़ छोड़ के भागने लगी है। और जो फॉरवर्ड प्रोसेस है इसका क्या नाम है? एड्सॉर्प्शन। जो फॉरवर्ड प्रोसेस है इसका क्या नाम है? एड्सॉर्प्शन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो फोर्स लग रहे हैं, ये जो फोर्स लग रहे हैं, ये जो बॉन्ड है जो सॉलिड और गैस के बीच में बना है, ये वाला बॉन्ड, ये दो तरह का हो सकता है। या तो ये वैन डर वाल फोर्स हो सकता है ना, या तो ये वैन डर वाल फोर्स हो सकता है, या फिर ये केमिकल बॉन्ड हो सकता है। या तो ये वैन डर वाल फोर्स हो सकता है या फिर ये केमिकल बॉन्ड हो सकता है। अगर ये वैन डर वाल फोर्स है तो जो एड्सॉर्प्शन हुआ है उसे हम बोलते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन। जो वैन डर वाल फोर्स है उसको, अगर ये वैन डर वाल फोर्स है
तो जो एड्सॉर्प्शन हुआ है उस एड्सॉर्प्शन का नाम होता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन। और अगर ये केमिकल बॉन्ड है तो इसका नाम होता है केमिकल एड्सॉर्प्शन या फिर केमिसॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन वैन डर वाल्स फोर्सेस की वजह से होता है, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। केमिकल एड्सॉर्प्शन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से होता है। वैन डर वाल्स अट्रैक्शन हर गैस में पाया जाता है, इसलिए नॉट स्पेसिफिक। आसपास जो भी गैस मिलेगी सॉलिड उससे वैन डर वाल्स अट्रैक्शन लगा लेगा। ऑक्सीजन मिलेगी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मिलेगी नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर मेटल को ऑक्साइड बनाना है तो वो रिएक्शन ऑक्सीजन से ही करेगा, नाइट्रोजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड नहीं बना सकता, है ना। नाइट्रोजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड नहीं बना सकता। मेटल को अगर क्लोराइड बनाना है तो वो क्लोरीन से ही रिएक्शन करेगा। अगर मेटल को क्लोराइड बनाना है तो वो क्लोरीन से रिएक्शन करेगा। क्लोरीन से रिएक्शन करने के बजाय क्लोराइड बनाने के लिए क्लोरीन से ही रिएक्शन करेगा, अदरवाइज वो क्लोराइड नहीं बना सकता, ठीक है ना। ये रिवर्सिबल होता है क्योंकि ये वीक होता है इसलिए रिवर्सिबल होता है। ये जो मैंने रिएक्शन लिखी है ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए ही लिखी है, ओके। ये इरिवर्सिबल होता है, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल से टूटता है बॉन्ड, ठीक है ना, बहुत मुश्किल से टूटता है। बॉन्ड वीक बनेगा तो एनर्जी कम निकलेगी, बॉन्ड वीक बनेगा तो एनर्जी कम निकलेगी। यहां पर बॉन्ड स्ट्रांग बनता है इसलिए एनर्जी भी ज्यादा निकलती है। बॉन्ड वीक बनेगा एनर्जी कम निकलेगी, बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा एनर्जी भी ज्यादा निकलेगी, ठीक है। केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है फिजिकल एड्सॉर्प्शन में, केवल फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। केमिकल यहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आपको बाहर से कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी शुरुआत में केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं लौटूंगा इस वाले पॉइंट पर। केमिकल एड्सॉर्प्शन शुरू कराने के लिए आपको बाहर से थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप बाहर से थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो वो एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी बनेगी रिएक्शन की, और उस एनर्जी के थ्रू ही ये रिएक्शन होगी, ठीक है। नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है। जिन गैसेस के अंदर वैन डर वाल्स अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं वो इजीली लिक्विफाइबल होती हैं। वैन डर वाल्स अट्रैक्शन ज्यादा मतलब उनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा मतलब उनका वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए ज्यादा, वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए ज्यादा इसका मतलब उनकी लिक्विफाइबिलिटी ज्यादा। जिसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे वो ज्यादा एब्जॉर्ब होंगी। इसमें रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसमें रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई अगर कोई गैस रिएक्शन कर रही है तभी वो केमिसॉर्प्शन कर सकती है। मान लो आयरन का सरफेस है उसके साथ नाइट्रोजन रिएक्शन ही नहीं कर रही है, तुम कितनी भी नाइट्रोजन उसके ऊपर छोड़ दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन तो होगी ही नहीं, रिएक्शन तो होगी ही नहीं। रिएक्शन तो केवल उन्हीं गैसेस की होगी ना जो मेटल के साथ रिएक्टिव होंगी, ओके। 8वां पॉइंट है इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर बढ़ाने पर कम हो जाता है, और ये टेम्परेचर बढ़ाने पर पहले बढ़ता है बाद में कम हो जाता है। पहले क्यों बढ़ता है बाद में क्यों कम होता है अभी थोड़ी देर में मैं आपको समझाऊंगा। शुरुआत में इसको हीट लगती है, और एक बार जब रिएक्शन शुरू हो जाती है शुरुआत में इसको हीट लगती है, उसके बाद फिर ये हीट छोड़ता है। शुरुआत में हीट लेता है बाद में हीट छोड़ता है। अभी समझाऊंगा आपको कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात करता हूं। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होता है? एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ये होता है हमने एक एड्सॉर्बेंट लिया, इसका मास फिक्स है m, इसका मास है m, ये फिक्स्ड है, और इस पर कोई एड्सॉर्बेट आके बैठा, इस पर किसी एड्सॉर्बेट ने क्या किया? एड्सॉर्प्शन किया। तो ये क्या है? इस पर किसी एड्सॉर्बेट ने एड्सॉर्प्शन किया तो ये वेरिएबल है। ये क्या है? ये वेरिएबल है, ठीक है ना। इस पर किसी एड्सॉर्बेट ने एड्सॉर्प्शन किया तो ये वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब अगर ये वेरिएबल x बदलेगा तो x बाई एम जो होता है इसे बोलते हैं हम लोग एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन की मात्रा। क्योंकि इससे, और ये किस पे डिपेंड करेगा? x पे। तो जैसे जैसे एड्सॉर्बेट का अमाउंट बदलेगा वैसे वैसे x बाई एम भी बदलेगा। तो हमें ये देखना है कि ये जो एड्सॉर्बेट का अमाउंट है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हमें ये देखना है जो एड्सॉर्बेट का अमाउंट है किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। पहला तो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट पे डिपेंड करता है। एड्सॉर्बेंट का नेचर जो होगा, सॉलिड की एड्सॉर्प्शन पावर मैक्सिमम होती है, फिर लिक्विड की, फिर गैसेस की। गैसेस की होती ही नहीं है, गैसेस की होती ही नहीं है। और नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट में एक चीज और आती है, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट में आता है पार्टिकल साइज या फिर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जो होता है ये पार्टिकल साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब एड्सॉर्बेंट के पार्टिकल्स जितने छोटे होंगे, जितना ज्यादा पाउडर्ड फॉर्म में होगा एड्सॉर्बेंट, उतना ज्यादा तेजी से वो एड्सॉर्ब करेगा। जितना ज्यादा पाउडर्ड फॉर्म में होगा उतना ज्यादा तेजी से एड्सॉर्ब करेगा, ठीक है। नमक इसलिए आपको पाउडर्ड फॉर्म में दिया जाता है, आपको नमक की बड़ी बड़ी डलियां नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि नमक जब आप पाउडर्ड फॉर्म में डालेंगे तो थोड़ा सा ही नमक क्या करेगा? सब्जी में जल्दी जाके एड्सॉर्ब हो जाएगा, थोड़े से ही नमक से काम चल जाएगा,
ठीक है, जितना छोटा सरफेस एरिया होगा उतना ही, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा ज्यादा एरिया मिलेगा, ज्यादा एब्जॉर्बेंट बैठेगा, ज्यादा एब्जॉर्बेंट बैठेगा। भाई एब्जॉर्बेंट का एरिया अगर बड़ा ले लोगे, एब्जॉर्बेंट बैठेगा ज्यादा, एब्जॉर्बेंट बैठेगा ज्यादा, एब्जॉर्प्शन होगा ज्यादा, एक्स होगा ज्यादा तो एक्स बाई एम भी होगा ज्यादा, एक्स होगा ज्यादा तो एक्स बाई एम भी होगा ज्यादा। नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट में आता है गैस, नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट में क्या होता है, एक्स बाई एम जो होता है वो क्रिटिकल टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उसका एक्स बाई एम उतना ही ज्यादा होगा। बहुत सिंपल सी बात है, सोचने में थोड़ी अजीब लगती है। क्रिटिकल टेम्परेचर जिसका ज्यादा होगा उसके अंदर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। अब मान लो एक गैस है जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत जबरदस्त अट्रैक्शन है, सॉलिड ने इसके एक मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट किया, लेकिन इस मॉलिक्यूल का तो अपने पड़ोसी मॉलिक्यूल के साथ भी अट्रैक्शन था, ये इसने इसे भी बुला लिया, 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 ये सारे के सारे मॉलिक्यूल आके यहां पर चिपक के बैठ गए। दूसरी तरफ एक ऐसी गैस थी जिसके मॉलिक्यूल्स में कोई अट्रैक्शन नहीं था, मस्त कंटाली हुई है, कोई टेंशन नहीं है, कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, किसी मॉलिक्यूल को बुलाने की जरूरत नहीं, कम एब्जॉर्ब होगी। आप देख लो हाइड्रोजन का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 33 है केल्विन में, अट्रैक्शन बहुत कम है। तो 1 ग्राम चारकोल पर केवल 4.7 ग्राम हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होती है, 4.7 ml एब्जॉर्ब होती है। वहीं सल्फर डाइऑक्साइड जिसका 430 केल्विन है वो 380 ml एब्जॉर्ब होती है 1 ग्राम चारकोल पर। अंतर देखिए, केवल 1 ग्राम चारकोल की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 1 ग्राम चारकोल, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 1 ग्राम चारकोल, ठीक है ना। फिर आइए इफेक्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन, सॉरी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो एब्जॉर्प्शन जो होता है, अगर मैं आपसे बात करूं फिजिकल एब्जॉर्प्शन की, तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे सीधे एक्स बाई एम घटेगा, क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे डिसॉर्प्शन चालू हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन चालू हो जाएगी। तो अगर मैं एक्स बाई एम और टेम्परेचर का ग्राफ बनाऊं, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, मतलब ग्राफ बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा मतलब ग्राफ बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है ना। ये ग्राफ होता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन का। लेकिन अगर मैं आपसे केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात करूं, तो केमिकल एब्जॉर्प्शन में शुरुआत में आपको कुछ समय तक हीट देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको अभी मैंने बताया था केमिकल एब्जॉर्प्शन एक केमिकल रिएक्शन करवाता है, और इस केमिकल रिएक्शन के लिए आपको एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और एक्टिवेशन एनर्जी देने के लिए आपको हीट देनी पड़ती है। तो शुरुआत में आप जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये हीट लेता जाएगा लेता जाएगा लेता जाएगा, फिर एक समय के बाद इसको हीट की जरूरत खत्म हो जाएगी। अब केमिकल रिएक्शन, शुरुआत में जितनी एनर्जी आपने दी है टेम्परेचर बढ़ा के, ये इस रिएक्शन के लिए नेसेसरी एक्टिवेशन एनर्जी है। शुरुआत में आपने जितनी भी एनर्जी दी है टेम्परेचर बढ़ा के, उस रिएक्शन के लिए नेसेसरी एक्टिवेशन एनर्जी है। जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी अचीव हुई, इसने एब्जॉर्प्शन करना शुरू किया, और एब्जॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक फिनोमेनन है। आप देख रहे हैं कि यहां से लेके यहां तक जो केमिकल एब्जॉर्प्शन है वो एंडोथर्मिक है, और यहां से लेके यहां तक ये एक्सोथर्मिक है। लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि एक्सोथर्मिक वाले इलाके की विड्थ जो है वो एंडोथर्मिक वाले से ज्यादा है। ट्रांजिशन पॉइंट जो है वो ठीक बीचों बीच में नहीं है, जो ट्रांजिशन पॉइंट है ये ठीक बीचों बीच में नहीं है, ये बीचों बीच से थोड़ा सा हटा हुआ है। ये जो ट्रांजिशन पॉइंट है ये बीच में से हटा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल ये डेल्टा एच लेस देन 0 ही होगा। भले ही शुरुआत में एंडोथर्मिक है, लेकिन एक समय के बाद ये घटेगा ही, क्योंकि जब इसको एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी, जब तक इसको एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तब तक टेम्परेचर बढ़ाने पर ये हीट लेता रहेगा। लेकिन उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट खत्म होगी, केमिकल रिएक्शन होगी, नए बॉन्ड बनेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी निकलेगी, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी निकलती है, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी निकलती है, ठीक है। अच्छा जी, अब आइए टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म पे। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का मतलब इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जब आप गैस की बात कर रहे हैं तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात तो आपको करनी ही पड़ेगी कि भाई प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। जब आप लोग गैस की बात कर रहे हैं तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात तो हमें थोड़ी सी करनी ही पड़ेगी कि आखिरकार प्रेशर का इफेक्ट क्या पड़ता है एड्सॉर्प्शन के ऊपर। हाउ डज
प्रेशर अफेक्ट एडजॉर्प्शन, वो हम लोगों को देखना होगा। आइए देखते हैं। सिलेंडर पिस्टन सिस्टम एक हमारे पास है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर पिस्टन सिस्टम एक हमारे पास है। सिलेंडर पिस्टन सिस्टम के बॉटम पर हमने क्या कर रखा है, सिलेंडर पिस्टन सिस्टम के बॉटम पे हमने एडजॉर्बेट बिछा रखा है। सॉलिड एडजॉर्बेंट हम लोगों ने चारकोल लेटस से बिछा रखा है, ठीक है ना। और अभी जो पिस्टन है वो पिस्टन एकदम अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है। पिस्टन अगर हाईएस्ट पॉइंट पर है मतलब गैस का जो प्रेशर है वो लोएस्ट है। गैस का जो प्रेशर है वो क्या है, वो लोएस्ट है, ठीक है ना। गैस का जो प्रेशर है वो क्या है, वो लोएस्ट है। अब आपने क्या किया है, अब आपने इसको दबाना, तो गैस के मॉलिक्यूल हैं दूर दूर। अब आपने पिस्टन को दबाना शुरू किया, तो जब आप पिस्टन को दबाना शुरू करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स में अचानक से हलचल मचेगी, और हलचल मचते ही ये मॉलिक्यूल नीचे भागेंगे, और नीचे भाग के क्या करेंगे, एब्जॉर्ब होना शुरू करेंगे, एब्जॉर्ब होना शुरू करेंगे, ठीक है, एब्जॉर्ब होना शुरू करेंगे। तो एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर, जब प्रेशर लो होगा तो x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p होगा। आप पिस्टन दबाते जाएंगे, एड्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा, पिस्टन दबाते जाएंगे, एड्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा, पिस्टन दबाते जाएंगे, एड्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। पिस्टन दबाएंगे एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा, पिस्टन दबाएंगे एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा। फिर आएगा मॉडरेट प्रेशर, लो से थोड़ा सा ज्यादा। जब एड्जॉर्प्शन होगा, है ना, जब एड्जॉर्प्शन होगा तो एड्जॉर्प्शन से हीट निकलेगी, और वो हीट क्या करेगी, टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करेगी, वो हीट क्या करेगी, टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करेगी। लेकिन हम पढ़ रहे हैं एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, लेकिन हम पढ़ रहे हैं एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, मतलब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। तो अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है तो इसका मतलब इस हीट को कहीं और खर्च होना होगा। तो ये हीट क्या करेगी, ये हीट जो ऑलरेडी एड्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल है उनको डिसॉल्व करना शुरू करेगी। ये क्या करेगी, ये जो ऑलरेडी एड्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल है इन्हें डिसॉल्व करना शुरू करेगी। यानी अब इस बर्तन में दो काम चल रहे हैं लगातार, एड्जॉर्प्शन भी चल रहा है और डिसॉर्प्शन भी चल रहा है। तो इसका मतलब जब आप पिस्टन को दबा रहे हैं, पिस्टन को जब आप दबा रहे हैं, जब आप पिस्टन को दबा रहे हैं तो पिस्टन को दबाने पर क्या हो रहा है, x/m बढ़ तो रहा है लेकिन उतना तेजी के साथ नहीं बढ़ रहा है जितना तेजी के साथ पहले बढ़ रहा था, क्योंकि अब एड्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन साथ में चल रहे हैं, ठीक है। रामचंद्र जी कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि जब जब दो रिवर्सिबल प्रोसेस चलेंगी उनमें 100% इक्विलिब्रियम आएगा। भगवान भी नहीं रोक सकते इक्विलिब्रियम आने से, आना ही आना है इक्विलिब्रियम। हाई प्रेशर पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम आने का मतलब जब गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत पास पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाएगी, बहुत सारा एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि अब गैस के मॉलिक्यूल्स के पास मूवमेंट की जगह ही नहीं बची। भाई पिस्टन आपका सरक के पहले यहां आया, अब आप दबाते दबाते पिस्टन को यहां ले आए, अब आप दबाते दबाते पिस्टन को यहां ले आए, ठीक है ना। अब गैस के मॉलिक्यूल्स को क्या करना है, गैस के मॉलिक्यूल्स को जाके इस पर बैठना है, गैस के मॉलिक्यूल्स को जाकर क्या करना है, इसके ऊपर बैठना है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बैठेंगे तो बहुत सारी एनर्जी निकलेगी, बहुत सारी एनर्जी निकलेगी तो क्या होगा, बहुत सारा डिसॉर्प्शन होगा, बहुत सारा डिसॉर्प्शन होगा तो एड्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन का रेट बराबर हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और इक्विलिब्रियम आने का मतलब जितना भी वो आना था, क्या, जितना भी एड्जॉर्प्शन होना था वो हो गया, अब और एड्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा एड्जॉर्प्शन होगा उतना ही डिसॉर्प्शन हो जाएगा, एक्स्ट्रा एड्जॉर्प्शन होगा उतना ही डिसॉर्प्शन हो जाएगा। इक्विलिब्रियम है ना, जितना एक्स्ट्रा एड्जॉर्प्शन कराओगे उतना ही डिसॉर्प्शन दोबारा से हो जाएगा। फ्रोंडलिक ने क्या किया, फ्रोंडलिक ने इन तीनों रिजल्टों को एक रिजल्ट में बांध दिया। फ्रोंडलिक बोला कि अगर आपको प्रेशर का इफेक्ट देखना है तो आप इस इक्वेशन से देख लो, Kp बराबर x/m बराबर Kp की पावर 1/n, जहां पर K और N जो है वो कांस्टेंट है, और 1/n की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है, बोथ इंक्लूडेड, ठीक है। फ्रोंडलिक बोला अब ये तीनों रिजल्ट इस इक्वेशन में समा जाते हैं। अगर आपको ये इक्वेशन पढ़नी है, अगर आपको फ्रोंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ना है तो आप इस इक्वेशन से पढ़ सकते हो। तीनों रिजल्ट इस एक इक्वेशन में समा जाएंगे। कैसे समा जाएंगे, देखिए, x/m बराबर Kp की पावर 1/n एट लो प्रेशर, बोला फ्रोंडलिक 1/n 1 होता है, तो इसका मतलब x/m बराबर क्या आ गया,
Kp का मतलब x बाई एम क्या आ गया, प्रोपोर्शनल टू P एट हाई प्रेशर। ये बोला 1/n 0 होता है, अगर 1/n 0 होगा तो x बाई एम कितना हो जाएगा, K, इसका मतलब कांस्टेंट, इसका मतलब कांस्टेंट। और मॉडरेट प्रेशर की एक बात मैंने आपको बताई थी कि 0 से 1 के बीच में होगा। ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, पहले सीधा सीधा बढ़ेगा, ये लो प्रेशर का रीजन है ना, ये लो प्रेशर का रीजन है, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, ये मॉडरेट प्रेशर का रीजन है, और यहां पर आके कांस्टेंट हो गया, ये हाई प्रेशर का रीजन, ये हाई प्रेशर का रीजन है। ठीक है, x बाई एम बराबर Kp की पावर 1/n को आप एक तरीके से और भी लिख सकते हो, log x बाई एम बराबर log K प्लस 1/n log P। ये लीजिए 1/n log P, इसका ग्राफ ये बना रखा है हमने, log x बाई एम और log P का ग्राफ ये है, इसका इंटरसेप्ट log K है, स्लोप है इसकी 1/n। ठीक है, एब्जॉर्प्शन टेम्परेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एब्जॉर्प्शन कम होता जाएगा। T1 का ग्राफ सबसे नीचे है, इसका मतलब T1 सबसे बड़ा टेम्परेचर है। भाई कहीं पर भी मैं देख लूंगा, यहां पर परपेंडिकुलर डालूंगा इस प्रेशर पे, तो यहां पर देखो x बाई एम सबसे कम है, यहां पर उससे ज्यादा, यहां पर सबसे ज्यादा, जहां सबसे ज्यादा वो टेम्परेचर सबसे कम होगा, और जहां ये सबसे कम है वो टेम्परेचर सबसे ज्यादा। ठीक है, वो टेम्परेचर सबसे, ठीक है, ये हमने तीनों ग्राफ इसके अंदर आपको एक्सप्लेन कर दिए। ये हो गया जी आपका फ्रोनलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म या फिर इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ओके, एप्लीकेशंस की बात करूं, एप्लीकेशंस की बात करूं तो गैस मास्क है ना, गैस मास्क, गैस मास्क जो होता है वो लोग माइंस में यूज करते हैं, माइंस में जो लोग वर्कर काम करते हैं, क्योंकि माइंस में क्या होता है, मार्श गैस, मीथेन वगैरह रहती हैं, जहरीली गैसें रहती हैं, तो वो लोग गैस मास्क पहनते हैं, उनकी नाक के ऊपर गैस मास्क लगा होता है। इस गैस मास्क के अंदर कुछ इस तरीके की शक्ल होती है गैस मास्क की। इस गैस मास्क के अंदर एक चारकोल का चैम्बर होता है, इसके अंदर चारकोल भरा हुआ होता है। तो अभी आपने देखा कि SO2 जो है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो वो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब होती है चारकोल पे, तो ये एयर इनहेल करता है और ऑक्सीजन अंदर जाती है, बाकी सारी गैसेज इसके ऊपर आके बैठ जाती हैं। ठीक है, रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन, येलो कलर का सॉल्यूशन है इसका, येलो सॉल्यूशन ऑफ शुगर केन जूस, गन्ने के रस का येलो कलर का सॉल्यूशन है, शुगर केन जूस का येलो कलर का सॉल्यूशन है, इसको आपने चारकोल पे डिप किया, इसमें आपने चारकोल को डिप किया, चारकोल डाल दिया, चारकोल आपको क्या कर देगा, चारकोल आपको व्हाइट कलर की शुगर दे देगा, चारकोल क्या करेगा, चारकोल आपको व्हाइट कलर की शुगर दे देगा। ठीक है ना, चीनी जो होती है उसको सफेद ऐसे ही किया जाता है, चीनी जो होती है उसको सफेद ऐसे ही किया जाता है। सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस, भाई अगर कोई गैस, अगर आपके पास एक गैस मिक्सचर है जिसमें एक से ज्यादा गैसेस हैं, जैसे ABCD कुछ गैसेस हैं, तो आप केमिजॉर्प्शन का प्रयोग करेंगे। केमिजॉर्प्शन हाईली स्पेसिफिक होता है, और हाईली स्पेसिफिक होने की वजह से बड़ा काम का प्रोसेस होता है। जैसे मान लो यहाँ पर दो गैसेस का मिक्सचर है, सफेद वाली गैस का नाम A है और येलो वाली का नाम B है। अब मुझे इन्हें अलग अलग करना है, तो मैंने कैसे अलग अलग करूंगा, मैं इसमें एक एड्सॉर्बेंट डाल दूंगा, ये एड्सॉर्बेंट क्या करेगा, ये A के ऊपर अपने को एड्सॉर्ब, A को अपने ऊपर एड्सॉर्ब करा लेगा, A सारी की सारी इसके ऊपर बैठ गई। अब ये सॉलिड है, मैंने इसे बाहर निकाल लिया, और बाहर निकालने के बाद क्या किया, गर्म कर लिया, A बाहर निकल गई, B इसी बर्तन में रह गई। ठीक है, B इसी बर्तन में रह गई। तो ये कहानी है एड्सॉर्प्शन की। पूरी की पूरी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री एड्सॉर्प्शन पे काम कर रही है, पूरी की पूरी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो है वो एड्सॉर्प्शन पे काम कर रही है। आप लोग फेस वॉश से मुंह धोते हैं, आपको मुंह में अचानक से चमक महसूस होती है, पानी से मुंह धोइए आपको चमक महसूस नहीं होगी, फेस वॉश से मुंह धोएंगे आपको चमक महसूस होगी, क्योंकि फेस वॉश में छोटे छोटे चारकोल के दाने होते हैं। चारकोल इज अ वेरी गुड एड्सॉर्बेंट। ठीक है ना, देयर आर वेरी फ्यू एड्सॉर्बेंट्स विच आर वेरी गुड, जैसे चारकोल होता है, बहुत कॉमन एड्सॉर्बेंट होता है चारकोल। ठीक है ना,
बहुत कॉमन एड्सॉर्बेंट होता है चारकोल। एक और बहुत कॉमन एड्सॉर्बेंट होता है सिलिका जेल। सिलिका जेल आप सभी लोगों ने देखा है, जूते खरीद के लाते हैं, बोतलें खरीद के लाते हैं, बैग खरीद के लाते हैं, उसमें एक छोटी सी पुड़िया निकलती है व्हाइट कलर की, उसमें सिलिका जेल भरा होता है, वो भी एड्सॉर्बेंट होता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है अपने ऊपर ताकि बदबू ना आए, ठीक है। तो उसमें चारकोल पड़ा होता है, जब आप मुंह धोते हैं तो आपके चेहरे पर जितना भी डस्ट होता है वो चारकोल एब्जॉर्ब कर लेता है, और उस एब्जॉर्प्शन की वजह से आपको अपने चेहरे पर चमक महसूस होती है, आपको लगता है कि वाह मेरा चेहरा चमक गया, क्योंकि आपके चेहरे का जो डस्ट है, जो डर्ट है, जो मैल है, वो चारकोल ने अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से बात खत्म होती है जी एड्सॉर्प्शन की, कहानी खत्म होती है एड्सॉर्प्शन की। ये हमने कहानी खत्म कर ली एड्सॉर्प्शन की। अब आते हैं बाबू कोलॉइडल सॉल्यूशंस के ऊपर। एड्सॉर्प्शन के बाद नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कोलॉइडल सॉल्यूशंस। अब बच्चों कोलॉइडल सॉल्यूशन की जब हम लोग बात करते हैं तो शुरुआत में क्या होता था, शुरुआत में कोलॉइड की डेफिनेशन कुछ और थी, लेकिन आजकल जो डेफिनेशन हम लोग यूज करते हैं, जो मॉडर्न डेफिनेशन है, वो क्या है कि अगर हमने कोई मिक्सचर बनाया और उस मिक्सचर में जो घुलने वाला पार्टिकल है, जो सॉल्यूट का पार्टिकल है, अगर वो 1 नैनोमीटर से छोटा है तो वो कहलाएगा ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। 1000 नैनोमीटर से बड़ा है तो वो कहलाएगा सस्पेंशन, घुलेगा ही नहीं, बाहर आ जाएगा। अगर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है तो फिर हम उसे बोलेंगे कोलॉइड। तो कोलॉइड जो होता है, कोलॉइड बेसिकली ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की स्टेट होता है। ट्रू सॉल्यूशन जहां पर कोई सब्सटेंस पूरी तरह से घुल जाता है और अपनी आइडेंटिटी खत्म कर देता है। जैसे पानी में चीनी घोल दिया आपने तो चीनी का आपके टेस्ट आएगा, चीनी दिखेगी नहीं आपको, चीनी की आइडेंटिटी खत्म हो गई। सस्पेंशन में क्या होता है, प्योर पूरी तरीके से घुलना होता ही नहीं है। जैसे पानी में आपने रेत डाली, रेत घुलेगी ही नहीं, है ना, वो सस्पेंड होकर पड़ी रहेगी, नीचे पड़ी रहेगी। इसमें क्या होगा, इसमें ये घुला भी रहेगा लेकिन नहीं भी घुला रहेगा, मतलब अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करेगा, अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने कोलॉइड बना दिया तो कोलॉइड बनने के बाद वो दिख ही नहीं रहा है आपको पार्टिकल, वो आप किसी विशेष मशीन के थ्रू उसको देख सकते हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप नाम की मशीन होती है, जो आपने घोला है वो आपको दिख जाएगा, ठीक है ना, जो आपने घोला है वो आपको दिख जाएगा। इसे हम लोग बेटा कोलॉइड कहते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये कोलॉइड को, जैसे ट्रू सॉल्यूशन है, इसको आप फिल्टर पेपर से नहीं छाप सकते, नाप सकते, अलग नहीं कर सकते। पानी में चीनी घोला, फिल्टर पेपर लगाया, छान दिया, नहीं छनेगा, कोलॉइड भी नहीं छनेगा, लेकिन सस्पेंशन छन जाएगा। एनिमल पार्चमेंट क्या होता है, एनिमल पार्चमेंट या फिर मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं, ये और पतले होते हैं, इनके छेद और छोटे छोटे होते हैं। फिल्टर पेपर का जो पोर होता है, फिल्टर पेपर का पोर अगर इतना बड़ा है तो मेम्ब्रेन का पोर इतना सा है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सेपरेशन करना पॉसिबल होता है, लिक्विड लिक्विड इसके पार हो जाता है, सॉलिड सॉलिड रुक जाता है। तो जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो मेम्ब्रेन से भी नहीं छनेंगे, लेकिन कोलॉइड जो होता है ये मेम्ब्रेन से छन जाता है, पॉसिबल होता है, इसको आप छान सकते हैं। कोलॉइड जो होता है ये मेम्ब्रेन के सारे छन जाता है, आप इसको मेम्ब्रेन से छान सकते हैं। तो ये फिल्टर पेपर से नहीं छनता है, लेकिन ये मेम्ब्रेन से छन जाता है, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन प्योरली होमोजेनस होता है, सस्पेंशन हेट्रोजेनस होता है, कोलॉइड भी हेट्रोजेनस होता है। हेट्रोजेनस का मतलब इसकी जो क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन होता है सॉल्यूट का, वो पूरे के पूरे सॉल्यूशन में सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। जैसे आप जो दवाएं लाते हैं, जितने भी टॉनिक्स और जितने भी सिरप्स आप लाते हैं, वो सारे के सारे कोलॉइडल होते हैं। जितने भी सिरप्स आप लाते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, कोलॉइडल होते हैं। तो उन पर लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज, प्रयोग करने से पहले इनको ढंग से शेक कर लें। क्यों? ताकि दवा ढंग से घुल जाए, दवा ढंग से घुल जाए। वरना कई लोग क्या करते हैं, पी लेते हैं ऊपर ऊपर से, बिना शेक किए बोतल खोली, पी गए, फिर कहते हैं आराम नहीं आ रहा है, क्योंकि दवा तो नीचे बैठी हुई है, दवा तो नीचे बैठी हुई है। सर्फ का जो सॉल्यूशन आप बनाते हैं वो भी कोलॉइड होता है, इसलिए मम्मी जब पानी में सर्फ डालती है उसके बाद उसको ढंग से शेक करती हैं ताकि उसमें झाग पैदा हो जाए। पानी के बतासे गोलगप्पे खाने आप लोग जाते हैं तो गोलगप्पे का जो पानी वाला होता है, उसका जो पानी होता है वो भी कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, वो भी ट्रू सॉल्यूशन नहीं होता, वो भी कोलॉइड होता है। इसलिए गोलगप्पे वाला भी क्या करता है, पहले वो मिक्स करता है सारी चीजों को, पहले वो जो मसाला होता है उस मसाले को मिक्स करता है ना, करता है ना मिक्स। तो पहले वो मसाले को मिक्स करता है ताकि जब मसाला मिक्स हो जाए तब मिक्सिंग के बाद कोलॉइड बन जाए। अब आइए टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन में, बाकी प्रॉपर्टीज में मैं लौटूंगा अभी थोड़ी देर में। आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन के। कोलॉइडल सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, ठीक है ना, कोलॉइडल सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं। जैसे ट्रू सॉल्यूशन होता है उसमें एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है, मतलब एक ऐसा जो घुलेगा और एक वो जो घुलेगा। ऐसे ही कोलॉइडल सॉल्यूशन में भी दो चीजें होती हैं, एक वो जो अंदर जाएगा डिस्पर्स होगा और एक वो जो डिस्पर्सन करवाएगा। एक वो जो अंदर जाके डिस्पर्स होगा और एक वो जो अंदर जो डिस्पर्सन करवाएगा। जो डिस्पर्स होगा उसे बोलते हैं हम लोग डिस्पर्स्ड फेज,
उसे क्या बोलते हैं? डिस्पर्स्ड फेज। और जो डिस्पर्सन करवाएगा उसे बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम इज सेम एज सॉल्वेंट, डिस्पर्स्ड फेज इज सेम एज सॉल्यूट। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज इज सेम एज सॉल्यूट। तो कोलॉइड्स का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट करते हैं। डीपी और डीएम की फिजिकल स्टेट के आधार पर कोलॉइड्स 8 तरह के होते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम के आधार पर ये 2 तरह के होते हैं। और टाइप्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स के आधार पर ये 3 तरह के होते हैं। ठीक है ना, ये कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। सारी तरीके के बारे में हमें थोड़ी थोड़ी बात हमें करनी है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम। जिस तरह से ट्रू सॉल्यूशन के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि उसकी फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट से मैच करती है, ऐसे ही कोलॉइड की फिजिकल स्टेट उसके डिस्पर्सन मीडियम की फिजिकल स्टेट से मैच करती है। कोलॉइड की फिजिकल स्टेट उसके डिस्पर्सन मीडियम की फिजिकल स्टेट से मैच करती है। तो अगर डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड है तो कोलॉइड भी सॉलिड बनेगा। डिस्पर्सन मीडियम अगर लिक्विड है तो कोलॉइड भी लिक्विड बनेगा। जब आप सॉलिड को सॉलिड में घोलते हैं तो बनता है सॉलिड सॉल। जब आप सॉलिड को लिक्विड में घोलते हैं तो बनता है सॉल। सॉलिड को जब आप गैस में घोलते हैं तो बनता है एरोसॉल। एरोसॉल का एग्जांपल है डस्ट, सूट इन एयर, स्मोक। स्मोक 4 साल पहले पेपर में आ चुका है, ठीक है ना। कोलॉइडल गोल्ड पेंट्स, ये भी पेपर में आया हुआ है। जेमस्टोन, रूबी ग्लास, जेमस्टोन्स। जेमस्टोन सारे के सारे सॉलिड सोल होते हैं। एएफएमसी 2004 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जेमस्टोन था लापिस लजूली। लापिस लजूली, लापिस लजूली सफायर को कहते हैं, नीलम को, नीले रंग का होता है। अफगानिस्तान में पाया जाता है, ये नीलम होता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं, ब्लू कलर का होता है लापिस लजूली, जेमस्टोन होता है। तो पूछा गया था लापिस लजूली किस टाइप का कोलॉइड होता है? लापिस लजूली सॉलिड सॉल होता है, ठीक है। लापिस लजूली क्या होता है? सॉलिड सॉल होता है। फिर इंपॉर्टेंट आता है जी जेल। जेल क्या होता है? जेल में आप लिक्विड घोलते हैं किसके अंदर? सॉलिड के अंदर। तो जेल जो होता है वो सॉलिड जैसा होता है। फिर आता है इमल्शन, जिसमें आप लिक्विड में लिक्विड घोलते हैं। लिक्विड में लिक्विड घोलते हैं, इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बटर। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसका बटर और मिल्क। बटर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बटर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। फिर आता है एरोसॉल, जहां पर आप गैस के अंदर लिक्विड को घोलते हैं। गैस के अंदर लिक्विड को घोलते हैं तो फॉग, मिस्ट, क्लाउड्स, ये तीनों पूछे हुए हैं, तीनों ही पूछे हुए हैं, ठीक है ना। तीनों ही ये पूछे जा चुके हैं। तीनों ये जिन पे मैं गोले कर रहा हूं, ये सब पूछे हुए एग्जांपल हैं, ये आपको याद करने। ये सब पूछे हुए एग्जांपल हैं, ये आपको याद करने, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। बटर को जेल से हटाते हैं, बटर जेल में नहीं होता, बटर इमल्शन में होता है। सॉलिड सॉल आता है, सॉलिड सॉल में आता है प्यूमिस स्टोन। ये पूछा गया प्यूमिस स्टोन। प्यूमिस स्टोन क्या होता है? वो ग्रे कलर का पत्थर होता है ना, इससे एड़ियां घिसते हैं। ग्रे कलर का पत्थर होता है ना, इससे एड़ियां घिसते हैं, उसे प्यूमिस स्टोन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स पूछे गए। 8 तरह के होते हैं ये, 9 तरह के क्यों नहीं? आपने सॉलिड में सॉलिड लिक्विड गैस घोला, 3 बने। लिक्विड में सॉलिड लिक्विड गैस घोला, 6 हो गए। गैस में आपने सॉलिड घोला, 7। गैस में लिक्विड घोला, 8। गैस में गैस कभी कोलॉइड नहीं बनाती। गैस प्लस गैस ऑलवेज ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। गैसेस कभी भी कोलॉइड फॉर्म नहीं करती, गैसेस हमेशा ट्रू सॉल्यूशन बनाएंगे। तो अगर आप गैस में गैस को मिक्स करेंगे, गैस में अगर आप गैस को मिक्स करेंगे तो 2 गैसें मिलने के बाद हमेशा ट्रू सॉल्यूशन बनाएंगे। कैटेगरी विद एग्जांपल से आपको याद करने हैं। पेपर में इनमें से कोई भी एग्जांपल सीधे सीधे पूछा जा सकता है। पेपर में इनमें से कोई भी एग्जांपल सीधे सीधे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा। फिर आइए इंटरेक्शन की बात करते हैं डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के। एक सॉल्यूशन में 2 लोग रहते हैं, एक सॉल्यूशन में 2 लोग रहते हैं, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम। एक सॉल्यूशन है उसमें 2 लोग रहते हैं। अब या तो 2 लोगों में प्यार होगा या 2 लोगों में नफरत होगी। तो अगर दोनों में प्यार है तो सॉल कहलाता है लायोफिलिक सॉल। लायोफिलिक को बोलते हैं सॉल्वेंट लविंग। दोनों में प्यार है तो इसे बोलते हैं लायोफिलिक सॉल। और अगर दोनों में क्या है? नफरत है, तो इसे बोलते हैं लायोफोबिक सॉल। दोनों में प्यार है तो फिलिक, सॉल्वेंट लविंग, और नफरत है तो सॉल्वेंट हेटिंग यानी कि लायोफोबिक, ठीक है। दोनों में नफरत है तो लायोफोबिक, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज की अगर मैं आपसे बात करूं, लायोफिलिक और लायोफोबिक की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में मैं आपसे थोड़ी थोड़ी बात करता हूं। जैसे प्रिपरेशन। लायोफिलिक में क्या होता है? लायोफिलिक में डीपी और डीएम एक दूसरे से प्यार करते हैं, मिलना चाहते हैं एक दूसरे से, घुलना चाहते हैं एक दूसरे में, एक दूसरे को घोलना चाहते हैं, चाहते हैं कि इनका सोल्यूशन बन जाए।
तो ये आराम से घुल जाते हैं। आपने हल्का सा पानी गर्म किया, सॉल्वेंट को हल्का सा गर्म किया, डिस्पर्स फेज डाला, मिक्स किया, बन गया। इनके लिए स्पेशल मेथड रिक्वायर्ड होते हैं लायोफोबिक के लिए, क्योंकि ये बनना चाहते नहीं है। जहां प्यार मोहब्बत होता है स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये कम स्टेबल होते हैं। रिवर्सिबिलिटी, ये रिवर्सिबल होते हैं, ये इरिवर्सिबल होते हैं। क्या मतलब है इस बात का? रिवर्सिबल का क्या मतलब है? अगर किसी वजह से आपको लायोफिलिक सॉल्ट को अलग अलग करना पड़े तो आप लायोफिलिक सॉल्ट को अलग अलग कर लीजिए। अलग अलग करने के बाद दोबारा से आप इसे मिक्स करेंगे, एक दूसरे में दोबारा से मिक्स करेंगे तो ये दोबारा मिक्स हो जाएगा। एक दूसरे में दोबारा मिक्स करेंगे तो ये दोबारा मिक्स हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी। लायोफोबिक में क्या होता है? लायोफोबिक में अगर आपने एक बार डीपी और डीएम को अलग अलग कर दिया, फिर वो दोबारा नहीं मिक्स होते। पहली बारी बड़ी मुश्किल से मिक्स हुए थे, दोबारा मिक्स होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। पहली बारी स्पेशल मेथड से मिक्स किया गया था उन्हें। विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा गाढ़े होते हैं इनके। अगर पानी में आप लायोफिलिक सॉल्ट बना रहे हैं, बहुत ज्यादा गाढ़ा होगा। जैसे जितने भी सिरप्स होते हैं, जितने भी टॉनिक्स होते हैं, सारे बने पानी में होते हैं, लेकिन पानी से बहुत ज्यादा गाढ़े होते हैं। जितने भी लायोफोबिक सॉल्ट्स होते हैं, उनका गाढ़ापन ऑलमोस्ट उतना ही होता है जितना पानी का होता है, क्योंकि ये पानी के साथ बॉन्डिंग नहीं करते, सॉल्वेंट के साथ बॉन्डिंग नहीं करते। इसमें सॉल्वेंट के साथ बॉन्डिंग होती है, और बॉन्डिंग की वजह से पर लेयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाते हैं। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल तो थे ही, साथ में डिस्पर्स्ड फेज के मॉलिक्यूल भी आ जाते हैं। मॉलिक्यूल बढ़ गए, रिपल्शन बढ़ गया, रिपल्शन बढ़ गया, विस्कोसिटी बढ़ गई। सरफेस टेंशन जनरली कम होता है, क्योंकि बॉन्ड बनते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में बॉन्ड बनते हैं। बॉन्ड बनने से एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है तो क्या होता है? एनर्जी रिलीज होने से क्या होता है? एनर्जी रिलीज होने से क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? बोलो बोलो बोलो, क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? कम होता है सरफेस टेंशन। यहां कोई बॉन्डिंग नहीं, सरफेस टेंशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। लायोफिलिक सॉल्ट पर चार्ज बहुत कम होता है, लायोफोबिक सॉल्ट पर चार्ज बहुत ज्यादा होता है। लायोफोबिक सॉल्ट इनफैक्ट चार्ज की वजह से ही एग्जिस्ट करते हैं। अगर चार्ज ना हो तो लायोफोबिक सॉल्ट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सोचो, डिस्पर्स फेज डिस्पर्शन मीडियम में रहना नहीं चाहता, डिस्पर्स फेज डिस्पर्शन मीडियम में रहना नहीं चाहता, फिर भी निकल के बाहर नहीं आ पा रहा। डिस्पर्स फेज जो है उसकी इच्छा ही नहीं है डिस्पर्शन मीडियम में रहने की, फिर भी निकल के वो बाहर नहीं आ पा रहा। क्यों नहीं आ पा रहा? क्यों नहीं आ पा रहा? क्योंकि उसको निकलने का मौका ही नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि चार्ज है। क्योंकि क्या है? चार्ज है। लायोफिलिक सॉल्ट के पार्टिकल्स आप किसी भी तरीके से नहीं देख सकते, लायोफोबिक के अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप एक विशेष मशीन होती है जिससे आप देख सकते हैं। लायोफिलिक को कोएगुलेट करना बड़ा मुश्किल होता है, लायोफोबिक को कोएगुलेट करना बड़ा आसान होता है। कोएगुलेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। टिंडल इफेक्ट ये कम दिखाते हैं, ये ज्यादा दिखाते हैं, मोर स्कैटरिंग होती है, ठीक है ना। जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, जैसे जेलेटिन है, स्टार्च है, गम है, एल्ब्यूमिन है, सेलुलोज है, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक वाले जितने भी होते हैं, ऑर्गेनिक कोलॉइड्स, ये सारे के सारे लायोफिलिक होते हैं। इन जितने कंपाउंड यहां पर लिखे हैं, इन सबके अंदर OH ग्रुप पाया जाता है, और ये OH ग्रुप वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है और पानी में जाके लायोफिलिक सॉल्ट बनाता है। जितने भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, मेटल हैं, मेटल के कंपाउंड्स हैं, मेटल ऑक्साइड्स हैं, ये सारे के सारे जितने भी होते हैं, ये नेगेटिव सॉल्ट होते हैं। सॉरी, ये लायोफोबिक सॉल्ट होते हैं। जितने भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, मेटल के कंपाउंड्स हैं, जैसे मेटल ऑक्साइड है, मेटल सल्फाइड है, मेटल के सॉल्ट्स हैं, ये सारे के सारे लायोफोबिक सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे कैसे सॉल्ट्स होते हैं बेटा? ये होते हैं लायोफोबिक सॉल्ट्स। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, जो डिस्पर्स्ड फेज है उसके आधार पर तीन तरीके के होते हैं। मल्टी मॉलिकुलर बेटा लायोफोबिक को ही कहते हैं हम लोग, कोई नई चीज नहीं है इनके अंदर। लायोफोबिक का ही दूसरा नाम होता है मल्टी मॉलिकुलर। तो कोई आपसे पूछे मल्टी मॉलिकुलर क्या होता है, तो लायोफोबिक होता है। मैक्रो मॉलिकुलर होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स के सॉल्ट। मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं सारे के सारे ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो होते हैं मैंने आपको बता दिया सारे के सारे लायोफिलिक होते हैं। तो मैक्रो मॉलिकुलर नाम होता है लायोफिलिक का। एसोसिएटेड कोलाइड्स को हम लोग मिसेल ओबामा भी कहते हैं, और मिसेल्स के बारे में मैं बात करूंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर। थोड़ा सा आपको मिसेल्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो ये है तीसरा क्लासिफिकेशन। इसके बारे में हमें कुछ ऐसा पढ़ना नहीं है मल्टी मॉलिकुलर और मैक्रो मॉलिकुलर के बारे में, क्योंकि ये तो लायोफोबिक और लायोफिलिक ही है। मिसेल्स के बारे में हमें थोड़ी सी बात करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा। मिसेल्स के बारे में थोड़ी सी बात हमें करनी है, वो मैं आपसे करूंगा, ठीक है, जब ये एंड हो रहा होगा तब। अब आइए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। देखिए, लायोफिलिक में तो आपको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। लायोफिलिक में तो आपको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। लायोफिलिक में तो आपको सिंपली क्या करना है, काटा खोला घोला मिलाया और बन गया। लायोफोबिक में आपको स्पेशल मेथड्स की जरूरत पड़ेगी, है ना, स्पेशल मेथड की जरूरत पड़ेगी। स्पेशल मेथड ये सारे लिखे हुए हैं आपके सामने, मैकेनिकल डिस्पर्शन, इलेक्ट्रो डिस्पर्शन, पेप्टाइजेशन, दुनिया भर की चीजें और भी लिखी हुई हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रो डिस्पर्शन इंपॉर्टेंट है, पेप्टाइजेशन सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, हाइड्रोलिसिस सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ये 3 मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो 3 मेथड है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप सारे मेथड्स को छोड़ भी देते हैं तो इन पे क्वेश्चन कोई नहीं पूछ रहा। इन 3 के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रो डिस्पर्सन, पेप्टाइजेशन और हाइड्रोलिसिस। तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता हूं। इलेक्ट्रो डिस्पर्सन को हम लोग बोलते हैं ब्रीडिंग आर्क मेथड। ब्रीडिंग आर्क मेथड, ये जो ब्रीडिंग आर्क मेथड होता है ना, ये हम लोग यूज करते हैं फॉर मेटल हाइड्रोसोल्स। मेटल के सॉल्स होते हैं जो पानी में बने होते हैं, मेटल के सॉल्स जो पानी में बने हो उनके लिए यूज करते हैं। सेटअप क्या होता है इसका? सेटअप होता है आपको जिस मेटल का सॉल बनाना है, जिस मेटल का आपको सॉल बनाना है उस मेटल की आप रॉड लेंगे, उस मेटल की आप क्या लेंगे? रॉड लेंगे, और रॉड लेने के बाद उसको पानी में डुबो देंगे। ये रॉड्स आपने पानी में डुबो दी। इन रॉड्स को आपने बहुत हाई पावर के सोर्स से कनेक्ट कर दिया। लगभग 2000 से 5000 वोल्ट की पावर का सोर्स होता है, उससे आपने कनेक्ट कर दिया। इतना हाई करंट अगर फ्लो करेगा तो इतने हाई करंट में तो बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होगी, बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होगी तो पानी सारा का सारा उड़ जाएगा। पानी ना उड़ पाए ये बात इंश्योर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पानी ना उड़ पाए ये बात इंश्योर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बाहर आइस लगा देते हैं। ये आइस क्या करती है? ये आइस क्या करती है? ये इसको ठंडा रखती है, ठीक है ना। तो ये हमने क्या लगा दिया? आइस लगा दिया। ये वाटर है, ठीक है। अब आप जैसे इसमें करंट फ्लो करोगे, बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा होगी, बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा होगी, गर्मी पैदा होगी। गर्मी क्या करेगी? इस मेटल की रॉड को पिघलाएगी, ठीक है। मेटल की रॉड पिघलेगी और पिघल पिघल के क्या होगा? इस मेटल की ड्रॉपलेट्स बन जाएंगी। पिघल पिघल के क्या होगा? इस मेटल की ड्रॉपलेट्स बन जाएंगी इस तरीके से, ठीक है। अब आपने इसमें क्या मिला दिया? अब आपने इसमें डाल दिया थोड़ा सा KOH। KOH क्या करता है? KOH होता है इसके अंदर स्टेबलाइजर। जब भी कभी आप एक लायोफोबिक सॉल मिलाते हो तो लायोफोबिक सॉल के अंदर आपको एक कंपाउंड एक्स्ट्रा डालना पड़ता है, उसका नाम होता है स्टेबलाइजर। उसका काम होता है स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर क्या करता है? स्टेबलाइजर लायोफोबिक सॉल बनने में मदद करता है। देखो सपोज करो ये आयरन की रॉड है। आयरन की रॉड जब पानी में पड़ी थी तो भी पानी में नहीं घुल रही थी। आयरन की रॉड जब पानी में पड़ी थी तो भी पानी में नहीं घुल रही थी, है ना? ठीक है। मैं क्या करता? ये हो गया। अब स्टेबलाइजर मैंने डाला, स्टेबलाइजर जब मैंने डाला तो स्टेबलाइजर डालने से क्या हुआ? स्टेबलाइजर डालने से क्या हुआ? इसके ऊपर देखो OH का डिपोजिशन हो गया। KOH ने क्या किया? इसके ऊपर OH डाल लिया। ये OH, ये OH, ये OH, ये OH, ठीक है। OH डाल लिया। अब जब इसने OH डाल लिया, OH जब इसने डाल लिया, ठीक है, अब इन सब के ऊपर क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। भाई ये रॉड भी तो घुल नहीं रही थी पानी में, ये ड्रॉपलेट भी घुलेंगी तो नहीं पानी में, लेकिन अब इन्हें मजबूरी में पानी में रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब इन सबके ऊपर सेम चार्ज है, तो ये पानी से निकल के अलग होकर बैठ नहीं सकती। क्योंकि अब इनके ऊपर जो OH का चार्ज है ना, वो OH का जो चार्ज है, वो OH का जो चार्ज है वो इनके अंदर रिपल्शन पैदा करेगा, और वो रिपल्शन इन्हें पास पास आने से रोकेगा, ठीक है ना। वो रिपल्शन इन्हें पास पास आने से रोकेगा। समझ में आ गई मेरी बात? वो रिपल्शन इनको पास पास आने से रोकेगा, ठीक है। और ये पानी के अंदर ही पड़ा रहेगा। तो ये बन गया आपका सॉल्व, ठीक है। इस मेथड की ड्रॉबैक्स क्या है? इस मेथड की 3 ड्रॉबैक्स हैं। कांट बी यूज्ड फॉर हार्ड मेटल्स ओनली। आप इससे मरकरी वगैरह का नहीं बना सकते, गैलियम वगैरह का नहीं बना सकते। उन मेटल्स के लिए यूज नहीं कर सकते जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। ठीक है, जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। और तीसरा, आप इसको किसी और सॉल्वेंट के लिए यूज नहीं कर सकते। आप किसी और सॉल्वेंट के लिए यूज नहीं कर सकते, फॉर एनी अदर सॉल्वेंट।
ठीक है ना, क्योंकि कोई भी और लिक्विड होगा अगर वो इतने हाई टेम्परेचर पे आप देखेंगे तो हाई टेम्परेचर बर्तन में चिपक जाएगा। जैसे दूध को अगर आप बहुत ज्यादा गर्म करें तो दूध होता है बर्तन पे चिपक जाता है, ठीक है, तो कोई भी और लिक्विड होगा तो वो चिपक जाएगा, ठीक है ना, कोई भी और लिक्विड जो होगा वो क्या करेगा, चिपक जाएगा। तो ये हो गया ब्रीडिंग मेथड। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट मेथड आता है पेप्टाइजेशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है ये पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में क्या करते हैं हम, पेप्टाइजेशन में हमारे पास एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट होता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है ना, क्या होता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट होता है। ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट क्या करता है, इसको हम लोग सॉल्व में कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं, सॉल्व में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं, इसके अंदर हम लोग डालते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट, इसके अंदर हम लोग डालते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। पेप्टाइजिंग एजेंट क्या करता है, होता क्या है पेप्टाइजिंग एजेंट, पेप्टाइजिंग एजेंट एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। इस इलेक्ट्रोलाइट का एक आयन कॉमन होता है प्रेसिपिटेट के साथ। इस पेप्टाइजिंग एजेंट का एक आयन कॉमन होता है किसके साथ, प्रेसिपिटेट के साथ। कोई भी एक आयन कॉमन होता है प्रेसिपिटेट के साथ। कैटायन कॉमन हो सकता है, एनायन कॉमन हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल AgCl का प्रेसिपिटेट है, ये पानी है, पानी में AgCl का प्रेसिपिटेट बना हुआ है, ये पानी है, पानी में AgCl का प्रेसिपिटेट बना हुआ है। तो आपने इसमें KCl डाल दिया, KCl का Cl इसके साथ कॉमन है, Cl इसके साथ कॉमन है, ठीक है, Cl क्या है, Cl इसके साथ कॉमन है, ओके। तो ये क्या करेगा, पेप्टाइजेशन कैसे होगा, एड्सॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन ऑन प्रेसिपिटेट सरफेस, एड्सॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन ऑन प्रेसिपिटेट सरफेस। AgCl के जितने भी मॉलिक्यूल हैं इन सबके ऊपर जाके, AgCl की जितनी भी यूनिट्स हैं इन सबके ऊपर जाके Cl बैठ जाएगा। और अभी ये Cl आते ही जैसे ये सारे के सारे प्यार से बैठे हुए थे, ये Cl आते ही जैसे ये सारे के सारे प्यार से बैठे हुए थे, अचानक से दूर निकल के भागेंगे। क्यों भागेंगे, क्योंकि अब इन्हें रिपल्शन महसूस होगा। ये दूर निकल के भागेंगे क्योंकि अब इन्हें क्या महसूस होगा, अब इन्हें रिपल्शन महसूस होगा, ठीक है ना, क्या महसूस होगा, अब इन्हें रिपल्शन महसूस होगा, ठीक है। और जो रिपल्शन इन्हें महसूस होगा वो रिपल्शन क्या करेगा, वो रिपल्शन क्या करेगा, वो रिपल्शन जो इन्हें महसूस होगा वो रिपल्शन क्या करेगा, वो रिपल्शन इनको पास नहीं बैठने देगा, इन्हें पानी में भागना पड़ेगा। और यही तो हम चाहते थे कि ये पानी में भाग के सॉल्व में कन्वर्ट हो जाए, पानी में भाग के ये सॉल्व में कन्वर्ट हो जाए। तो इसे हम लोग बोलते हैं पेप्टाइजेशन। क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन, ठीक है। ये फिनोमेनन हो गया बेटा पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन के बाद नेक्स्ट आता है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं हाइड्रोक्साइड सॉल्ट्स। हाइड्रोलिसिस में हम लोग क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं हाइड्रोक्साइड सॉल्ट। हाइड्रोक्साइड सॉल्ट, हाइड्रोक्साइड सॉल्ट कैसे बनते हैं, जैसे मेरे को क्या करना है, फेरिक क्लोराइड है, ये रेड कलर का है, ये फेरिक क्लोराइड है, सॉलिड है। इसको मैंने पानी में, इसको मैंने लिया और मैंने इसे गर्म पानी में डाल दिया। तो मैं इसे अगर गर्म पानी में डालूंगा तो ये मेरे को FeOH होल थ्राइस का सॉल्ट दे देगा। ये मेरे को, मैं इसको FeOH होल थ्राइस का सॉल्ट दे देगा, 3HCl, ये मेरे को FeOH होल थ्राइस का सॉल्ट दे देगा, ठीक है। FeCl3 + 3H2O gives FeOH होल थ्राइस + 3HCl, ये मेरे को किसका सॉल्ट दे देगा, ये मेरे को FeOH होल थ्राइस का सॉल्ट दे देगा। तो जब भी हमें हाइड्रोक्साइड सॉल्ट्स बनाने होते हैं तो हाइड्रोक्साइड सॉल्ट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड सॉल्ट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो हाइड्रोक्साइड सॉल्ट्स क्या करते हैं, वो हाइड्रोक्साइड सॉल्ट्स बनाने के लिए हम लोग हाइड्रोलिसिस मेथड का यूज करते हैं। ये मेथड होता है, इसे बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। ये हाइड्रोलिसिस आप FeCl3 को गर्म पानी में डाल के भी कर सकते हैं और FeCl3 को आप लोग NaOH में भी डाल सकते हैं, इसमें आप NaOH में भी डाल सकते हैं। दोनों मेथडों में अंतर क्या होता है, दोनों मेथडों में अंतर होता है स्टेबलाइजेशन का।
इस सॉल के पार्टिकल के ऊपर, क्योंकि ये लायोफोबिक सॉल है तो इसके ऊपर चार्ज बैठना कंपलसरी है, कोई ना कोई चार्ज तो इसके ऊपर बैठेगा ही बैठेगा। सॉल का पार्टिकल है तो कोई ना कोई चार्ज इसके ऊपर बैठेगा ही बैठेगा, ये तो कंपलसरी है कि चार्ज इसके ऊपर बैठना ही बैठना है, ठीक है ना, चार्ज इसके ऊपर बैठना ही बैठना है, ठीक है। चार्ज क्योंकि इसके ऊपर अब बैठना ही बैठना है, चार्ज को इसके ऊपर आना ही आना है, चार्ज इसके ऊपर रहना ही रहना है। तो FeOH थ्राइज, FeOH थ्राइज, यहाँ पर जो कॉमन आयन आएगा, कॉमन आयन से चार्ज आता है, मैंने आपको बताया था, कॉमन आयन आएगा इसके ऊपर Fe+3, FeOH थ्राइज के ऊपर बैठेगा क्योंकि पानी कोई आयन देगा नहीं, तो ये बनेगा पॉजिटिव चार्ज सॉल्ट, ये बनेगा पॉजिटिव चार्ज सॉल्ट, ठीक है, ये बनेगा पॉजिटिव चार्ज सॉल्ट। और ये जो होगा ये OH- के पास जाएगा, इसमें कौन देगा कॉमन आयन, इसमें आयन देगा OH, ये बनेगा नेगेटिव चार्ज सॉल्ट। ये एग्जांपल AIPMT में आया हुआ है, AIPMT में पूछा गया है कि जब FeCl3 को गर्म पानी में डालते हैं तो किस चार्ज का सॉल्ट बनता है, और जब आप NaOH में डालते हैं तो किस चार्ज का सॉल्ट बनता है, ठीक है। गर्म पानी में डालते हैं तो किस चार्ज का सॉल्ट बनता है, और NaOH में डालते हैं तो किस चार्ज का सॉल्ट बनता है, ठीक है। ये कहानी हो गई जी आपके सॉल्ट्स की। अब जब आपने सॉल्ट बना लिया तो सॉल्ट बनाने के बाद इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्ट बनाने के बाद आपको सॉल्ट को प्योरीफाई भी करना पड़ेगा। जब आप लोग सॉल्ट बना लेंगे तो सॉल्ट बनाने के बाद आपको सॉल्ट को क्या करना पड़ेगा, प्योरीफाई भी करना पड़ेगा। सॉल्ट को आप लोग प्योरीफाई कैसे करेंगे, सॉल्ट को आप लोग प्योरीफाई कैसे करेंगे, सॉल्ट को आपको प्योरीफाई भी करना पड़ेगा। तो सॉल्ट को देखिए बच्चों, हम लोग प्योरीफाई कैसे करेंगे, गलती से डिलीट हो गया, एक सेकंड रुकिए। हम्म हम्म ये लीजिए, डायलिसिस, डायलिसिस से करते हैं। डायलिसिस में क्या करते हैं, डायलिसिस में हम इम्प्योर सॉल्ट को रखते हैं इस बर्तन के अंदर। ये बर्तन की जो बाहर वाली वॉल है SPM की बनी हुई है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बनी हुई है, ठीक है। जो भी इंप्योरिटीज होती हैं, आयनिक नेचर की इंप्योरिटीज इससे हटाते हैं, रिमूवल ऑफ आयनिक इंप्योरिटीज, जितनी भी आयनिक इंप्योरिटीज होती हैं वो सारी की सारी इसमें से हटाई जाती हैं। जो भी आयनिक इंप्योरिटीज हैं वो सारी की सारी आप इसमें से हटाओगे। अब जो आयनिक इंप्योरिटीज होती हैं, जो आयंस होते हैं, वो सॉल्वेंट में यानी कि पानी में घुले हुए होते हैं। तो क्या होता है, पानी में जो घुले हुए होते हैं वो पानी के साथ निकल के बाहर चले जाते हैं, वो पानी के साथ निकल के बाहर चले जाते हैं। ये है इम्प्योर पानी, और जो सॉल्ट पार्टिकल है वो अंदर रह जाता है। और इस तरीके से इनको हम क्या कर लेते हैं, इस तरीके से इनको हम सेपरेट कर लेते हैं, प्योरीफाई कर लेते हैं। जो प्योर सॉल्ट है वो अंदर रह जाता है, इम्प्योर पानी बाहर निकल जाता है। आजकल इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए हम लोग डायलिसिस का एक और हैवियर वर्जन यूज करने लगे हैं। आजकल हम लोग इलेक्ट्रोडायलिसिस करने लगे हैं, क्योंकि हमें आयनिक इंप्योरिटीज हटानी है। तो आयनिक इंप्योरिटीज के अंदर चार्ज होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं। हम लोग इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं। सर्किट से कनेक्ट करने पर क्या होता है, सर्किट से कनेक्ट करने पर इसको क्या करते हैं हम लोग, सर्किट से कनेक्ट करने पर जो भी इंप्योरिटी, जो भी आयन का चार्ज होता है, आयन अपोजिट प्लेट के ऊपर जाके भाग जाता है। अगर नेगेटिव चार्ज की इंप्योरिटी है पॉजिटिव प्लेट की तरफ भाग जाएगी, पॉजिटिव चार्ज की इंप्योरिटी है तो नेगेटिव प्लेट की तरफ भाग जाएगी। इसे बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोडायलिसिस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस। डायलिसिस का विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रो डायलिसिस। मेरी बात समझ में आ गई, चलिए ठीक है ना। इलेक्ट्रोडायलिसिस मैंने आपको बता ही दिया। इलेक्ट्रोडायलिसिस के अलावा प्यूरिफिकेशन का एक दूसरा तरीका होता है जी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हम छानते हैं। बेसिकली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, छाना जाता है। छानते कैसे हैं, लेकिन नॉर्मल फिल्टर पेपर से नहीं छानते हैं। नॉर्मल फिल्टर पेपर को लिया, नॉर्मल फिल्टर पेपर से कोलॉइड नहीं छनता। नॉर्मल फिल्टर पेपर लिया, इसको हमने किया कोलॉडियन में डिप। कोलॉडियन एक खास सॉल्यूशन होता है जो अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाने के लिए यूज किया जाता है। कोलॉडियन क्या होता है, कोलॉडियन होता है 4% नाइट्रोसेल्यूलोज सॉल्यूशन मेड इन ईथर। 4% नाइट्रोसेल्यूलोज सॉल्यूशन मेड इन ईथर, ठीक है।
ईथर के अंदर इसमें बना हुआ सॉल्यूशन होता है। इसके बाद इसको हम करते हैं हार्डनिंग बाई फॉर्मल्डिहाइड। भाई काफी खराब हो जाता है फॉर्मल, ये रात भर डूबा रहता है तो गीला होकर खराब हो जाता है, फिर इसे फॉर्मल्डिहाइड में डिप कर देते हैं। फॉर्मल्डिहाइड से इसकी हार्डनिंग हो जाती है, कड़क हो जाता है ये, और कड़क होने के बाद आपको मिलता है अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अल्ट्रा फिल्टर पेपर, कड़क होने के बाद आपको मिलता है अल्ट्रा फिल्टर पेपर। तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर का क्या हिसाब किताब होता है, जब आप इससे छानते हैं, जैसे ये बीकर है, बीकर के ऊपर आपने अल्ट्रा फिल्टर पेपर लगा दिया, अल्ट्रा फिल्टर पेपर, तो आप इससे क्या छान रहे हैं, आप छान रहे हैं इससे इम्प्योर सॉल। ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है प्योर सॉल ऊपर, और डिस्पर्सन मीडियम निकल के नीचे चला गया। इम्प्योर डिस्पर्सन मीडियम ये नीचे बन गया। बनने के बाद प्योर भी हो गया। अब प्योर होने के बाद आइए बात कर लेते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की। ठीक है ना, बना लिया, बनाने के बाद आइए बात कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की। कोलॉइडल सॉल्यूशन हेटेरोजेनस होते हैं, सभी लोग जानते हैं। विजिबिलिटी की बात करनी है हमें, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं उसको। फिल्ट्रेबिलिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया। सरफेस टेंशन विस्कोसिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया, लायोफिलिक की ज्यादा होती है, लायोफोबिक की नॉर्मल होती है। कलर के बारे में बात करेंगे और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात हम लोग नहीं करते हैं बहुत ज्यादा, रीजन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड्स जो होते हैं वो लेस देन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं। ट्रू सॉल्यूशंस की तुलना में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, कॉलॉइडल प्रॉपर्टी कोलॉइड्स की कम होती है। क्यों? पार्टिकल बड़ा होता है, पार्टिकल बड़ा होता है। तो अगर पार्टिकल बड़ा होगा तो किसी गिवन वॉल्यूम में किसी गिवन वॉल्यूम में किसी गिवन वॉल्यूम में ड्यू टू बिगर साइज ऑफ सॉल पार्टिकल्स, ड्यू टू बिगर वॉल्यूम ऑफ सॉल पार्टिकल्स, तो किसी गिवन वॉल्यूम में क्या होगा, किसी दिए गए वॉल्यूम के अंदर पार्टिकल्स की संख्या कम होगी। ठीक है ना भाई, ट्रू सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो छोटा है, इतने वॉल्यूम में इतने सारे पार्टिकल आ जाएंगे। और इसमें क्या है, इतने ही वॉल्यूम में पार्टिकल कम आएंगे। और जानते हैं आपकी कोलाइडल जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, सॉल्स जो होते हैं टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, सॉल को पहचानने का तरीका होता है। सॉल को पहचानने का तरीका होता है, अगर आप एक सॉल के थ्रू लाइट की बीम को पास कराएं तो लाइट आपको अंदर से निकलती हुई दिखाई पड़ेगी। अगर आप एक ट्रू सॉल्यूशन के थ्रू पास कराएंगे तो आपको लाइट जाती हुई दिखाई पड़ेगी, बाहर निकलती दिखाई पड़ेगी, अंदर अंधेरा दिखेगा। सॉल के अंदर क्या होता है, सॉल के अंदर आपको ये जाती हुई दिखाई पड़ेगी अंदर। जैसे सिनेमा हॉल जाते हैं पिक्चर देखने तो आपको जो प्रोजेक्टर से लाइट आती है, क्योंकि धूल होती है, धूल डस्ट, मैंने आपको लिखाया था, डस्ट इन इटसेल्फ इज आल्सो अ कोलॉइड। तो डस्ट के अंदर आप देखते हैं कि आपको लाइट का पाथ विजिबल होता है, कोन जो होता है वो आपको दिखता है। वो जो कोनिकल सी शेप बनती है उसी को हम लोग टिंडल कोन कहते हैं। इसी टिंडल कोन का प्रयोग करके एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था सिगमंडी। इसी टिंडल कोन का प्रयोग करके एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था सिगमंडी। सिगमंडी ने एक मशीन बनाई थी, उस मशीन का नाम था अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। सिगमंडी ने एक मशीन बनाई थी, उस मशीन का नाम था अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ठीक है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप क्या करता है, सिगमंडी ने एक मशीन बनाई थी, मशीन का नाम था अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप क्या करता है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बेसिकली क्या करता है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बेसिकली क्या करता है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बेसिकली 90 डिग्री के एंगल पर इस कोलॉइडल पार्टिकल को ऑब्जर्व करता है। यहां पर मैंने ये माइक्रोस्कोप लगा दिया, ये पूरा सेटअप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का है। कोलॉइडल सॉल्यूशन है, यहां से टिंडल इफेक्ट चल रहा है। अब जब टिंडल इफेक्ट चल रहा है तो टिंडल इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, ये अंदर सब विजिबल है, अंदर लाइट ही लाइट है, और ये जो लाइट जब कोलॉइडल पार्टिकल से टकराएगी तो हर डायरेक्शन में स्कैटर होगी। अंदर लाइट की बीम गई, कोलॉइडल पार्टिकल से टकरा के हर डायरेक्शन में स्कैटर हो गई। और स्कैटर होने की वजह से क्या हुआ, आई के ऊपर जब पड़ी तो आई के ऊपर पड़ के इसने हमें दिखाई पड़ा कि पार्टिकल कहां पर है। कि जब माइक्रोस्कोप के थ्रू हमारी आंख पे पड़ी तो हमें दिखाई पड़ा कि पार्टिकल कहां पर है। इसे हम लोग अल्ट्रा माइक्रोस्कोप कहते हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू विजुअलाइज कोलॉइडल सॉल्यूशंस। ठीक है, यूज्ड टू विजुअलाइज कोलॉइडल सॉल्यूशंस।
एक बहुत इंपॉर्टेंट कोलॉइडल प्रॉपर्टी होती है चार्ज की प्रॉपर्टी। कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर बेसिकली चार्ज होता है। कोलॉइडल पार्टिकल जितने भी होते हैं उनके ऊपर चार्ज होता है। वो चार्ज पैदा होता है मीडियम से। जिस मीडियम में वो कोलॉइडल पार्टिकल तैर रहे हैं, घूम रहे हैं, या तो आप उसमें अंदर से चार्ज पैदा होगा, उसमें से चार्ज खींचेंगे, वरना आपको बाहर से एक कंपाउंड मिलाना पड़ेगा। जैसे KOH मिलाया था मैंने ब्रेडिग आर्क मेथड में, मैंने देखो KOH मिलाया था, स्टेबलाइजर मिलाया था चार्ज के लिए, ये रहा, ठीक है ना। और पेप्टाइजेशन में पेप्टाइजर के थ्रू ही आ गया था चार्ज। तो कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होता ही होता है। जैसे देखो यहाँ पर FeOH होल थ्राइस वाला डायग्राम हमने बना रखा है। FeOH होल थ्राइस वाला डायग्राम हम लोगों ने बच्चों बना रखा है। FeOH होल थ्राइस के ऊपर Fe+3 आयंस बैठे हुए हैं। FeOH होल थ्राइस कहां से बना है? FeCl3 से बना है। आपने FeCl3 को पानी में डाला, आपने इसको पानी में डाला, पानी में डालने पर क्या हुआ? पानी में डालने पर क्या हुआ? पानी के पास अपना तो कोई आयन है नहीं, तो ये Fe+3 को अपने ऊपर बिठाएगा। Fe+3 इसके ऊपर आके बैठ गया। इसे कहते हैं फिक्स लेयर। ये बन गई इसकी फिक्स लेयर, ठीक है। अब इस फिक्स लेयर के आसपास Cl- घूमता रहेगा। Cl- इसके ऊपर बैठेगा नहीं, Cl- इसके ऊपर बैठेगा नहीं, Cl- इसके आसपास घूमता रहेगा। इसे बोलते हैं मोबाइल लेयर, ठीक है। अब इस फिक्स लेयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मोबाइल लेयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इस फिक्स लेयर और मोबाइल लेयर के बीच में यहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इस सरफेस के एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। और अगर किसी पार्टिकल पर पोटेंशियल होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में क्या करेगा? मूव करेगा। जो फिक्स लेयर का चार्ज होता है वो ये डिसाइड करता है कि पार्टिकल के ऊपर चार्ज कौन सा है। अगर फिक्स लेयर पॉजिटिव चार्ज की है तो मैं कहूंगा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, सॉल्व का पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज। अगर फिक्स लेयर नेगेटिव चार्ज की है तो मैं कहूंगा नेगेटिवली चार्ज सॉल्व पार्टिकल है, ठीक है ना। नेगेटिवली चार्ज सॉल्व पार्टिकल है। बात समझ में आ गई? नेगेटिवली चार्ज सॉल्व पार्टिकल है, क्लियर है। तो फिक्स लेयर का अगर कोलॉइडल पार्टिकल है तो ये पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व पार्टिकल है, और अदरवाइज ये नेगेटिवली चार्ज सॉल्व पार्टिकल है। जैसे पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज के कुछ एग्जांपल्स मैंने लिस्ट किए हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हीमोग्लोबिन, ये याद रखना है आपको। और एक इसमें इंपॉर्टेंट है नेगेटिव चार्ज में ब्लड। ब्लड का जरूर याद रखें, ब्लड एक नेगेटिव चार्ज सॉल्व होता है। कई बार बच्चे ब्लड को कंफ्यूज कर जाते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का होता है। ये सारे आपको याद रहे या ना रहे उससे फर्क नहीं पड़ता। हीमोग्लोबिन पॉजिटिव चार्ज का सॉल्व होता है और ब्लड नेगेटिव चार्ज का सॉल्व होता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि ब्लड भी पॉजिटिव चार्ज का होगा क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन है, ठीक है। ब्लड भी जो होगा पॉजिटिव चार्ज का होगा क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन है। आइए इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस इस बात का प्रूफ होता है कि कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होता है। अगर कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर रिस्पॉन्ड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर रिस्पॉन्ड करेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पे रिस्पॉन्स देंगे तो इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो सॉल्व पार्टिकल पर चार्ज है, सॉल्व पार्टिकल पर चार्ज है। देखो फॉर एग्जांपल अपन वही वाला एग्जांपल लेते हैं, है ना, FeOH होल थ्राइस वाला। तो ये अपना FeOH होल थ्राइस है, सॉल्व का पार्टिकल है। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, अब ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इसके ऊपर बैठा तो है नहीं, वो तो मीडियम में है, वो तो मीडियम में है ना। तो जो नेगेटिव चार्ज है ये तो मीडियम में है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज जो है ये मीडियम में है। तो ये जब मीडियम में है तो मीडियम में होने की वजह से क्या होगा? मीडियम में जब ये है तो मीडियम में होने की वजह से क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज अगर मीडियम में है तो मीडियम में होने की वजह से मीडियम आपका नेगेटिवली चार्ज हो गया, सॉल्व पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज हो गया। आपने दो प्लेटें लगाई, सॉल्व पार्टिकल क्योंकि आपका पॉजिटिवली चार्ज है नेगेटिव प्लेट की तरफ भागेगा, इधर भागेगा,
इस डायग्राम में उल्टा भाग रहा है, ठीक है। और वाटर जो है यानी कि मीडियम जो है FeCl3 जिसमें घुला हुआ था Cl वाला, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेगा। तो वाटर भाग रहा है इधर, सॉल भाग रहा है इधर, हमारे डायग्राम में उल्टा भाग रहा है ना, क्योंकि हमारे डायग्राम में सॉल पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज है। धीरे धीरे सारे का सारा सॉल इस वाले इलेक्ट्रोड पे इकट्ठा हो गया, सारे का सारा पानी इधर इकट्ठा हो गया। और जब ये पानी और सॉल अलग अलग हो जाएंगे तो इसे हम बोलेंगे कि ये सॉल कोएगुलेट हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया। ये सॉल जो है ये कोएगुलेट हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया? ये कोएगुलेट हो गया। बात खत्म हो गई। तो बेसिकली क्या हो रहा है? बेसिकली ये पिक्चर हो रही है। अब इससे हमें एक तो ये पता लग गया कि सॉल है, दूसरा कोएगुलेट हो गया। अब आ जाओ भाई इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद ये इंपॉर्टेंट चीज है, कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। कोएगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सॉल जो होता है, लायोफोबिक सॉल, कोएगुलेशन बेसिकली होता क्या, पहले तो ये समझ लो कोएगुलेशन होता है। कोएगुलेशन क्या होता है? कोएगुलेशन एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। कोएगुलेशन बेसिकली क्या होता है? कोएगुलेशन होता है लायोफोबिक सॉल में से डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम को अलग अलग करना। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम को अलग अलग करना। जब आप डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को अलग अलग कर देते हैं तो हम क्या देते हैं? कोएगुलेशन हो गया। क्या हो गया? कोएगुलेशन हो गया, ठीक है। लायोफोबिक सॉल को कोएगुलेशन करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन सबसे काम का तरीका होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से हम लायोफोबिक सॉल को कोएगुलेट कर सकते हैं। कैसे कोएगुलेट कर सकते हैं? जैसे एक लायोफोबिक सॉल का पार्टिकल, जैसे ये एक लायोफोबिक सॉल का पार्टिकल है। अब इस पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है। इस पॉजिटिव चार्ज के बाद क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है। इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या है? इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक लेयर है जो कि नेगेटिव चार्ज की है। ये मोबाइल लेयर है, ये नेगेटिव चार्ज फ्लोटिंग है, ये इसके ऊपर बैठा नहीं हुआ है, ये इसके ऊपर बैठा नहीं हुआ है, ठीक है। ये इसके ऊपर बैठा नहीं हुआ है। मेरी बात समझ में आ गई? अब आपने इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट डाला A+ और B-, AB डाला, इलेक्ट्रोलाइट मतलब एक सॉल्ट डाला, AB का A+ गया, अपने पीछे पीछे इसको ले गया, नेगेटिव चार्ज इसको देके निकल गया। जैसे ही ये निकल के हटा, ये लेयर यहां पे खाली हो गई। जैसे ये नेगेटिव चार्ज हटा, ये लेयर यहां पे खाली हो गई। इस लेयर के खाली होते ही क्या हुआ? जो B- था वो यहां पर आके बैठ गया। और जब भाई साहब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक साथ बैठेंगे तो क्या होगा? चार्ज खत्म हो जाएगा। और जब चार्ज खत्म हो जाएगा तो चार्ज की वजह से ही तो सॉल पार्टिकल सॉल था, इसे घुलना थोड़ा ना था कोई पानी में, इसका कोई मन थोड़ा ना था पानी में घुलने का, इसको कोई अच्छा थोड़ा लग रहा था पानी में घुल के, इसको कोई अच्छा थोड़ा लग रहा था पानी में घुल के। चार्ज की वजह से उठाई ये सॉल पार्टिकल, खत्म हो गया, चार्ज खत्म हो गया, सॉल पार्टिकल खत्म हो गया। और अब ये सॉल जो है ये सॉल नहीं रहा, किस में कन्वर्ट हो गया? प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नीचे बैठ गया, मीडियम मीडियम अलग हो गया, फेस फेस अलग हो गया। जिस आयन ने इसे मारा इसे इफेक्टिव आयन कहते हैं। जिस आयन ने इसको मारा इसे हम लोग इफेक्टिव आयन कहते हैं। इस इफेक्टिव आयन के आधार पर, इस इफेक्टिव आयन के आधार पर एक रूल होता है जिसे हम लोग कहते हैं हार्डी-शुल्ज रूल। एक रूल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं बेटा हार्डी-शुल्ज रूल। हार्डी-शुल्ज रूल क्या होता है? हार्डी-शुल्ज रूल हमसे ये कहता है कि इफेक्टिव आयन की जो वैलेंसी होती है वो जितनी ज्यादा होगी, किसी आयन की कोएगुलेटिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। किसी इफेक्टिव आयन की जो वैलेंसी है वो जितनी ज्यादा होगी, हार्डी-शुल्ज रूल ये कहता है कि जो इफेक्टिव आयन है उसकी जो वैलेंसी है वो जितनी ज्यादा होगी, कोएगुलेटिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। उतना ज्यादा कोएगुलेटिंग पावर शो करेगा कोई भी सॉल। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक नेगेटिव सॉल है, मान लो एक नेगेटिव सॉल है, तो नेगेटिव सॉल के लिए इफेक्टिव आयन कौन होगा? कैटायन होगा। तो हमारे पास 3 कैटायन है, Na+ है, Mg+2 है और Al+3 है। Na+ है, Mg+2 है और Al+3 है, ठीक है ना। Na+ है, Mg+2 है और Al+3 है। तो इन सब में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन होगा? Al+3, क्योंकि भाई नेगेटिव सॉल को पॉजिटिव चार्ज मारेगा, पॉजिटिव सॉल को नेगेटिव चार्ज मारेगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम लोग हार्डी-शुल्ज रूल। कोएगुलेशन करने का ये तरीका भी होता है, कोएगुलेशन करने का ये तरीका भी होता है बाय मिक्सिंग 2 अपोजिटली चार्ज सॉल्ट्स। इसे हम लोग म्यूचुअल कोएगुलेशन कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग म्यूचुअल कोएगुलेशन कहते हैं। म्यूचुअल कोएगुलेशन में क्या होता है? इस रिएक्शन को मैं ऊपर लिख रहा हूं। जैसे आपने म्यूचुअल कोएगुलेशन किया, ये पॉजिटिव सॉल है, ठीक है,
इसके साथ आपने आर्सेनिक सल्फाइड मिला दिया, ये एक नेगेटिव सॉल्व है। दोनों को मिक्स करेंगे तो पीपीटी बन जाएगा दोनों का, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को खा जाएगा और पीपीटी बन जाएगा, दोनों सॉल्व्स का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लोग म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन। इसके बाद आइए कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट्स। कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट्स की बहुत ज्यादा बात हम लोग नहीं करते हैं, हमारे सिलेबस में लायोफोबिक सॉल्ट की बात ही ज्यादा है। प्रोडक्टिव एक्शन की बात है भाई। प्रोडक्टिव एक्शन क्या होता है? प्रोडक्टिव एक्शन नापते हैं गोल्ड नंबर से। देखो कई सारे लायोफोबिक सॉल्ट्स होते हैं जो बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। देयर आर सो मेनी लायोफोबिक सॉल्ट्स व्हिच आर वेरी एक्सपेंसिव, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड सॉल्ट। गोल्ड सॉल्ट बड़ा एक्सपेंसिव है। गोल्ड सॉल्ट बड़ा एक्सपेंसिव है। क्यों एक्सपेंसिव है गोल्ड सॉल्ट? गोल्ड सॉल्ट इज वेरी 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 एक्सपेंसिव। व्हाई इट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव? It is very very expensive because it is very very expensive because it's a gold salt। गोल्ड है, गोल्ड का सॉल्ट है, बहुत एक्सपेंसिव होता है। अब अगर इसमें मान लो गलती से कहीं मैंने NaCl डाल दिया तो इसका पीपीटी बन जाएगा, सॉल्ट बेकार हो जाएगा। बहुत सारी दवाओं में यूज होता है ये सॉल्ट। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको मेरे को प्रेसिपिटेट होने से रोकना पड़ेगा। आई विल हैव टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम गेटिंग प्रेसिपिटेटेड। उसके लिए मैं क्या करूंगा? उसके लिए मैं इसमें मिक्स करूंगा एक लायोफिलिक सॉल्ट। अब लायोफिलिक सॉल्ट क्या करेगा? लायोफिलिक सॉल्ट क्या करेगा? लायोफिलिक सॉल्ट जैसे ये गोल्ड के सॉल्ट का पार्टिकल है, इसके ऊपर एक और लेयर बना लेगा। लायोफिलिक सॉल्ट क्या करेगा? लायोफिलिक सॉल्ट इसके ऊपर एक और लेयर बना लेगा। आप लोगों ने हैप्पी न्यू ईयर देखी है? हैप्पी न्यू ईयर में क्या होता है? वो डायमंड चोरी करने जाते हैं, आखिरी स्टेप पे डायमंड की तिजोरी तोड़ लेते हैं। तिजोरी के अंदर एक और तिजोरी होती है, उसके अंदर डायमंड होते हैं। तो लायोफिलिक सॉल्ट वही वाली अंदर वाली तिजोरी है। भाई इलेक्ट्रोलाइट का आयन पहुंचा कि B- पहुंचा कि अब मैं जाके सॉल्ट को कोएगुलेट कर दूंगा, लेकिन यहां पर ये प्रोटेक्टिव लेयर बनी हुई है ना, यहां पर ये प्रोटेक्टिव लेयर बनी हुई है। तो जो प्रोटेक्टिव लेयर है ये क्या करेगी? इसको प्रेसिपिटेट नहीं करने देगी, क्योंकि ये इस तक पहुंच ही नहीं पाएगा, इस पर जाके बैठ ही नहीं पाएगा। तो जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो क्या करेगी? वो प्रोटेक्टिव लेयर इसको सेट ही नहीं होने देगी। क्लियर हो गई मेरी बात? गोल्ड नंबर जो होता है प्रोटेक्टिव एबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बहुत सारे लायोफिलिक सॉल्ट्स होते हैं, सारे के सारे प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स होते हैं। जिसका गोल्ड नंबर जितना ज्यादा होता है वो उतना ही अच्छा प्रोटेक्टर नहीं होता है, उतना ही बेकार होता है, उतना ही घटिया प्रोटेक्टर होता है। तो गोल्ड नंबर जो होता है प्रोटेक्टिव पावर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। गोल्ड नंबर बेसिकली किसी का भी mg में वेट होता है, मिलीग्राम में वेट होता है, जो हम गोल्ड सॉल्ट में मिलाते हैं। गोल्ड नंबर किसी भी लायोफिलिक सॉल्ट का वो वेट होता है जो हम गोल्ड सॉल्ट में मिलाते हैं, सो दैट उसका पीपीटी ना बन पाए, सो दैट उसका पीपीटी ना बन पाए, पीपीटी का फॉर्मेशन ना हो पाए। ठीक है, सबसे अच्छा जो गोल्ड सॉल्ट, सबसे अच्छा गोल्ड नंबर वाला सॉल्ट जिलेटिन है। सबसे घटिया होता है पोटैटो स्टार्च, 25 है इसका गोल्ड नंबर, मतलब आपको 25 मिलीग्राम मिलाना पड़ेगा। जो काम 0.005 mg यानी एक चुटकी से भी कम काम जिलेटिन कर देगा, वो काम लगभग 1 चम्मच पोटैटो स्टार्च करेगा। ये हो गया जी आपका प्रोटेक्टिव एक्शन की बात। एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स की बात करूं, एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स बहुत सारी हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर करने के लिए बचपन से हम लोग फिटकरी डालते रहे हैं, फिटकरी डाल के कोलॉइड बना। फिटकरी क्या करती है? फिटकरी कोएगुलेशन कर देती है। फिटकरी एक इलेक्ट्रोलाइट होती है, पानी के अंदर छुपी हुई इंप्योरिटीज को कोएगुलेट कर देती है। मेडिसिन मैंने आपको बता ही दिया। लेदर की टैनिंग के लिए, टैनिन करने के लिए, लेदर को टैन करने के लिए, लेदर का कलर चेंज करने के लिए टैनिन नाम के एक सोल्यूशन में डुबोया जाता है। टैनिन क्या होता है? क्रोमियम का नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड होता है। क्रोमियम का नेगेटिव चार्ज कोलॉइड होता है, नेगेटिव सॉल ऑफ क्रोमियम। ठीक है, इससे लेदर का कलर चेंज किया जाता है। क्लेंसिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट मैं आपको अभी बताऊंगा एसोसिएटेड कोलॉइड्स के अंदर कि क्लेंसिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट कैसे होता है, किस तरह से सोप्स एंड डिटर्जेंट कपड़े को साफ करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर कहलाता है। स्मोक एक प्रकार का कोलॉइड है और स्मोक के साथ राख भी अटैच होती है, स्मोक के साथ राख भी अटैच होती है, और वो राख जब बाहर जाती है तो अस्थमा कॉज करती है। तो क्वार्टरल नाम के एक आदमी ने एक स्मोक प्रेसिपिटेटर नाम की मशीन बनाई। इसमें क्या होता है? ये चिमनी के जस्ट नीचे लगती है, जहां चिमनी होती है ना इंडस्ट्रीज में, उसके जस्ट नीचे ये मशीन लगती है। इसमें क्या होता है? यहां से स्मोक गया, इस इलेक्ट्रोड पर चार्ज है, और स्मोक जनरली नेगेटिव चार्ज होता है। कार्बन के पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है। सारे के सारे कार्बन पार्टिकल्स इस पे चिपक जाते हैं, सारे के सारे कार्बन पार्टिकल्स इसके ऊपर चिपक जाते हैं। ठीक है, कार्बन पार्टिकल चिपक गए और जितना भी धुआं है वो सारा का सारा बाहर निकल गया। जितना भी धुआं है वो सारा का सारा क्या कर गया? वो बाहर निकल गया। बात समझ में आ गई? जितना भी धुआं है वो सारा का सारा क्या कर गया?
वो बाहर निकल गया। ओके, ठीक है। तो इस तरह से ये कहानी हो गई। अब आइए क्लेंसिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट के ऊपर बात कर लेते हैं फटाफट से। क्लेंसिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट की अगर मैं बात करूं आपसे, तो भाई साहब सोप्स एंड डिटर्जेंट जो होते हैं वो बनाते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड्स। एसोसिएटेड कोलॉइड्स बनाने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उन कंपाउंड्स का नाम होता है सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट इज फुल फॉर्म ऑफ सर्फ। एसोसिएटेड कोलॉइड बनाने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं इनका नाम होता है सर्फेक्टेंट। सर्फ, सर्फ यानी कि डिटर्जेंट, पाउडर, सर्फ, सर्फेक्टेंट यानी कि सर्फ, ठीक है। सर्फेक्टेंट यानी कि सर्फ। सर्फ जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं हायर ऑर्डर सॉल्ट्स ऑफ, या ये मैं कहूंगा सोडियम और पोटासियम सॉल्ट्स ऑफ हायर ऑर्डर फैटी एसिड्स। हायर ऑर्डर फैटी एसिड्स का मतलब कार्बन 12 से जिनमें ज्यादा होते हैं। इन सॉल्ट्स के अंदर क्या होता है, इन सॉल्ट्स के अंदर एक तो पोलर ग्रुप होता है, ये पोलर ग्रुप है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, और एक एल्काइल चेन होती है, सोडियम स्टीयरेट है, ये पीछे वाली एल्काइल चेन है, ये एल्काइल चेन होती है हाइड्रोफोबिक। तो इनके अंदर एक पोलर हेड होता है और एक पीछे की तरफ टेल होती है। जब आप इसको पानी में घोलते हैं तो पानी में घोलते ही क्या होता है, कपड़ा जैसे ही आपने गंदा कपड़ा डाला, ये गंदा कपड़ा है, गंदा कपड़ा आपने डाला, ये क्या करते हैं, मिसल बना लेते हैं। मिसल कैसे बनाते हैं, ये गंदा कपड़ा है तो हाइड्रोफोबिक टेल तो कपड़े में चिपक जाती है और ये पानी के पास चला जाता है, ठीक है। जो डिटर्जेंट होता है पानी के पास चला जाता है। कुछ इस तरीके से बनती है मिसल। मिसल बनती है, दो खास बातें होती है मिसल के अंदर। मिसल बनती है क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन पे। क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन होती है जिसके ऊपर मिसल बनती है। कम से कम इतनी कंसंट्रेशन तो आपको रखनी ही पड़ती है। ये आपको दिया होता है क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। कहां दिया होता है क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, जब वो सर्फ के पैकेट के ऊपर आप देखते हैं ना कि इस पैकेट को एक बाल्टी पानी में पूरी तरीके से घोल दीजिए, तो वो आपको क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन ही समझा रहा होता है। और दूसरा होता है क्राफ्ट टेम्परेचर। नॉर्मल सर्फ के लिए जो क्राफ्ट टेम्परेचर होता है वो अराउंड 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होने की वजह से क्या होता है, क्राफ्ट टेम्परेचर जो होता है, सर्दियों में आप देखते हैं ठंडे पानी में कपड़े साफ नहीं होते, पानी गर्म करना पड़ता है, क्योंकि जब तक क्राफ्ट टेम्परेचर अचीव नहीं होगा तब तक मिसल नहीं बनेगी, ठीक है, तब तक मिसल नहीं बनेगी। तो इस तरह से मिसल बन जाती है। अब ये कपड़ा है, कपड़े के ऊपर ये दाग है, ये स्टेन है, ठीक है, ये स्टेन है। तो स्टेन पे हाइड्रोफोबिक टेल चिपक गई, ये हेड है, और इस हेड को कौन खींचेगा, पानी। मान लो ये नेगेटिव चार्ज मिसल है तो इसको पानी खींचेगा ऐसे। इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से कौन खींचेगा, ऐसे। पानी ने हेड को खींचा, हेड ने बाबू टेल को खींचा, और टेल को खींचा, कपड़ा पूरा साफ हो गया। हेड ने टेल को खींचा, टेल फंसी है दाग में, टेल ने दाग को खींचा, दाग कपड़े से निकल के बाहर आ गया। इसलिए आप देखते हैं जैसे जैसे कपड़े आप धोते जाते हैं वैसे 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 पानी जो होता है वो काला होता चला जाता है, ठीक है। एक आखिरी पॉइंट आपको और बताना है, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन जो होती है वो एल्काइल चेन की लेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लेंथ ऑफ एल्काइल चेन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो किसी सर्फेक्टेंट का क्वेश्चन देके अगर वो आपसे पूछे इसमें से किसकी क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन कम होगी, किसकी ज्यादा, तो एल्काइल चेन की लेंथ गिननी है। जितने सस्ते डिटर्जेंट होते हैं उनमें एल्काइल चेन छोटे वाले एसिड यूज करते हैं, कार्बन 12 कार्बन 13 वाले, इसलिए वो ज्यादा यूज होते हैं क्योंकि उनकी सीएमसी ज्यादा होती है। जो महंगे डिटर्जेंट होते हैं, सर्फ एक्सेल हो गया, एरियल हो गया, इन सब में क्या होता है, इन सब के अंदर 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 सीएमसी कम होती है क्योंकि इनकी एल्काइल चेन बहुत बड़ी होती है। तो महंगे डिटर्जेंट जो होते हैं वो लंबे समय तक चलते हैं क्योंकि खर्च कम कम होते हैं, क्योंकि खर्च कम कम होते, ठीक है ना, तो ये खर्च कम कम होते। एक आखिरी चीज जो और आपको बतानी है छोटी सी, इमल्शंस कोलॉइड के अंदर कई बार इमल्शंस के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। इमल्शंस बेसिकली क्या होते हैं, इमल्शंस होते हैं लिक्विड इन लिक्विड कोलॉइड्स। इमल्शन में डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड होता है
और डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड होता है। ठीक है, दो तरह के एमल्शंस होते हैं। एमल्शंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं वाटर इन ऑयल टाइप, वाटर इन ऑयल टाइप, दूसरे होते हैं ऑयल इन वाटर टाइप। दो तरह के एमल्शंस होते हैं, एक होते हैं वाटर इन ऑयल टाइप और एक होते हैं ऑयल इन वाटर टाइप। ठीक है, वाटर इन ऑयल टाइप मतलब W/O, ऑयल इन वाटर टाइप मतलब O/W। वाटर इन ऑयल टाइप में डिस्पर्सन मीडियम होता है पानी, सॉरी ऑयल। डिस्पर्स्ड फेज कौन होता है? डिस्पर्स्ड फेज होता है वाटर। ठीक है, इसमें डिस्पर्सन मीडियम होता है पानी और इसमें फेज कौन होता है? वो होता है ऑयल। ठीक है, इसका एग्जांपल मिल्क, वैनिशिंग क्रीम। वैनिशिंग क्रीम मतलब जो वो फैंसी वाली क्रीम हम लोग गर्मियों में लगाते हैं, फेयर एंड लवली, लैक्मे वगैरह, ये सारे का सारा, इसे वैनिशिंग क्रीम कहते हैं। इसका एग्जांपल बटर, बटर। ठीक है, और कोल्ड क्रीम। एनसीईआरटी में जो टेबल बनी हुई है, मैं आपको यहां बता दूं, इमल्शन बताने के पीछे मेरा केवल इतना पर्पस था। एनसीईआरटी में जो टेबल बनी हुई है, उस टेबल में बटर को जेल में भी दिया हुआ है। ये टेबल मैंने एनसीईआरटी से उठाई है, इसलिए इसको मैंने यहां पर जेल में काट दिया है। एनसीईआरटी में जो टेबल बनी हुई है कोलॉइड्स की, उस टेबल में बटर को जेल में भी दिया हुआ है और बाद में पीछे पैराग्राफ में बटर को इमल्शन में दिया हुआ है। पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा, बटर को इमल्शन ही लिख के आएंगे। जेल और इमल्शन दोनों ऑप्शन अगर होंगे तो आप आंसर में इमल्शन लिख के आएंगे, जेल नहीं लिख के आएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो भाइयों और बहनों, ये हो गई आपकी इसी के साथ सरफेस केमिस्ट्री की माइंड मैपिंग। सरफेस केमिस्ट्री के चैप्टर में मैंने एडसॉर्प्शन और कोलॉइड्स पूरा का पूरा आपको बता दिया, और जितना डिटेल में मैं आपको बता सकता था, जितना डिटेल में आपके लिए जरूरी है, अगर आप इतना भी पढ़ के चले जाते हैं तो नीट में 100% आपको क्वेश्चन इसमें से मिल जाएगा। इससे बाहर क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। कैटालिस्ट के बारे में आप लोग बहुत सारा काइनेटिक्स में पढ़ चुके हैं, इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं, बॉटनी में पढ़ चुके हैं, बॉटनी में पढ़ लेंगे एंजाइम कैटालिसिस के बारे में, इसलिए कैटालिसिस बताना मेरे लिए बहुत जरूरी नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारा आप कैटालिस्ट के बारे में एक्चुअली वैसे भी जानते ही हैं। तो एडसॉर्प्शन और कोलॉइड्स अपन ने कवर कर दिए हैं। नेक्स्ट माइंड मैप के साथ मैं मिलूंगा, रेडॉक्स रिएक्शन के माइंड मैप के साथ आपको अगली बार मिलूंगा, और उसके बाद आखिरी माइंड मैप जिससे सीरीज का अंत करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का, वो होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का माइंड मैप। तो रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के माइंड मैप के साथ जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ने में व्यस्त रहिए। ओके, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलता हूं आपसे अगली क्लास में।